व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, पाठ लगाया आप लोगों ने? हाँ, तो अंतिम पाठ हम लोगों का हुआ सिद्धांत कौमुदी का। इसमें हल संधि प्रकरण की समाप्ति परिसमाप्ति हुई है। आया कि नहीं आया? हल संधि प्रकरण को देखा हम लोगों ने। ठीक, इसमें कोई प्रश्न संदेह कोई नहीं ना है? लगाए पाठ, टीका टिप्पणी देखे ना? चलिए, बहुत यहाँ पर लिखा है कि जो हमने अर्थ किया था उभय निर्देश से पंचम निर्देशो बलियान से दीर्घात पर से सस्य टुक से ऐसा होना चाहिए, लेकिन विभाषा सेना सुराग छाया माला शाला निशा नाम इस सूत्र में सेना सुराग छाया इस पाणिनि जी के इस निर्देश से हमें पता चलता है कि यहाँ पर सप्तम निर्देश की बलवत्ता प्रतीत हुई। तो उसमें लिख रहे हैं कि यदि ही छस्य तुक स्यात् तर्हि छस्य चर्तवे सति च द्वयं स्यात्। यदि हम छ को तुक करते, थोड़ा किधर बैठो न, तुमको भी पता चल रहा है कि ये बीच में आ रहा है। तब भी ऐसे खड़ी थोड़ी ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, उसका सही समाधान ढूंढो ना साइड में जाके। सुबह भी तो बताया था, एक ही बात बार बार कहनी। बोलो अब। तो यदि हम छ को तुक कर देते हैं तो कह रहे हैं कि च द्वयम स्यात्, तो छ को यदि तुक होगा तो छ को उद्देश्य करके होगा तो उसका अंतावय होगा। तो सुरा छ और त ये होगा ना, सुरा छ त और फिर आ फिर या, तो यहाँ पर च द्वयम कैसे होगा? क्योंकि उस जो तुक का त हुआ है उसको हम कैसे जड़त्व करेंगे? वहाँ पर नहीं हो पाएगा। खरी च से तो नहीं हो पाएगा, खर पर में है। अरे खरी जैसे चर तो होता है, लेकिन वो मतलब त ही होगा ना। स्तोह चुना चू है कि नहीं है? स्तोहो सकार और तवर का योग भी तो होना चाहिए। स्तोहो चुना मतलब सकार और चवर का योग होना चाहिए ना। हाँ, तो किसका योग है? चवर्ग के साथ सकार चवर्ग का योग हो तो सकार चवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर चुना योग सकार और चवर्ग योग होना चाहिए, तो छ है वो चवर्ग में आ गया। जो सूरज छाया में छ है वो चवर्ग में आ गया। और उसके पूर्व में हमने तुक किया, तुक का त है वो तवर्ग में आ गया, तो चू का योग चुना योग। उसके पूर्व में नहीं, मूर्ख उपाय उसमें कह रहा है। पर में किया, पर में किया है ना। छ को करेंगे तब की बात कर रहा है। तुम भी पागल हो। लेकिन वो ठीक है, चू का योग है, बोलो ना आगे, केवल पूर्व की जगह पर बोलो। तो पूर्व पर में भी उससे क्या मतलब? चू का योग होना चाहिए। चू का योग होना चाहिए, तो पर में करेंगे तो भी चू का योग तो मिलेगा ही। हाँ, तो स्तुत्व तो हम कर ही सकते हैं, कुछ भी तो क्या बन जाएगा? तो सूरज छाया। मूर्ख तरीका, बोलो सही से आता हो तो। सूरा छ च। हाँ, ये बोलो ना। सुरा छ च। हाँ, ऐसा है ना। हाँ, ऐसे है। अब तो ये कर दिया, अब बोलो अब कौन सूत्र लगेगा? अब खरी चल गए, खर पर में मिल गया। आया कि नहीं आया? और खरीच की दृष्टि में तो चुना चू सिद्ध नहीं होगा। नहीं हो, हाँ नहीं होगा, क्योंकि खरीचा है 8 4 55। हाँ, और चुना चू 8 4 40 का, तो असिद्ध नहीं ना हुआ। असिद्ध हो भी जाता तब भी तो वो खरीच लग ही जाता, तब भी लग जाता। आया कि नहीं आया? तो छ को क्या कर देंगे फिर? खरीच से च कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? सूरज चाया। आया कि नहीं आया? सूरज चाया। हाँ, ये कर दिया, हुआ ना जी। चलिए, सूरज चाया, तो 2 चकार वाला बना कि नहीं बना? तो यही तो उसने कहा। अब इसमें क्या प्रश्न तुम कर रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि स्तोहस चुनास चू इसलिए ले क्योंकि सकार और चवर दोनों का योग चाहिए, तभी स्तोहस चुनास चू की जरूरत। अब तुमको कौन सी कक्षा में डाले फिर पता नहीं। आचार्य में नहीं कहेंगे हम कि सकार और चवर्ग दोनों का योग होना चाहिए, ऐसा कौन सिखाया? अभी तक का एक उदाहरण ऐसा नहीं आया दोनों का उसका हो।
अभी तक का कौन ऐसा उदाहरण आया जिसमें दोनों का योग हुआ था और फिर ये किया, बताओ। तो कैसे निकाल दिए फिर कोई एक उदाहरण भी ऐसा हो, उसका कोई मुख्य ऐसा उदाहरण हो जिसमें दोनों थे, इसलिए ऐसी भ्रांति हो गई, समझ में आए कि दोनों का योग होना चाहिए। एक ठो उदाहरण दिखाओ जिसमें दोनों का योग होना चाहिए। ऐसा ऐसा तो कोई नहीं। भ्रम होने के लिए भी कुछ कारण चाहिए। हाँ? ऐसे नहीं भ्रम होता है। आप ये नहीं कि मुझे यहाँ अब सर्प दिख गया, ऐसा ऐसी भ्रांति भी भ्रम भी नहीं कर सकते। ये सब लोग ऐसा भ्रम करते हैं। रज्जू में सर्प, बहुत सोच समझ के वो उदाहरण दिया है। रज्जू में ऐसे ही नहीं, वरना आप कहेंगे कपड़े में जो वो हो गया, अभी इसमें भ्रम हो सकता है? ऐसे नहीं भ्रम हो सकता है। भ्रम होने के लिए भी कुछ वहाँ वास्तविक कुछ ऐसा चीज चाहिए कि जो उसको हाँ हाँ, उसकी तरह दिखता हो, कुछ अंधेरा हो, कुछ हिल डुल रहा हो, इस तरह की सब सब चाहिए वातावरण, परिस्थिति, तब जाके भ्रम होता है। ऐसे ही भ्रम नहीं होता। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? हमको तो कभी कभी किसी का भ्रम सोचता हूँ मैं, किसको ये भ्रम कैसा हो, सोचना ही चाहिए। कैसा भ्रम हुआ तो हुआ कैसे भाई, कहाँ पर गलती रह गए? अब ये इनको पूछिए महाशय जी को कि कौन क्या भ्रम रहा, तो वो कह रहे मुझे ऐसा लगा स्तोह चुनाचू शकार चवर्ग दोनों का योग होना चाहिए तब। अब ये भ्रम कैसे हो, मुझे बताओ, ये भ्रम कैसे हो, किस दृष्टि से हो? ना तो आज तक मैं कभी बोला है, ना आज तक मैंने कभी बुलवाया आपसे मुंह से ऐसा, और ना ऐसा कोई दृष्टांत आया है कि जिसमें ऐसा हुआ। तो ये भ्रम हुआ कैसे, बताओ? मैं अर्थ ही ऐसा समझ लिया। नहीं तो फिर अभी तक के उदाहरण में तो फिर प्रश्न क्यों नहीं किया कि भाई रामस चिनौती में लगा कैसे दिया? जब अर्थ ये समझे हो तुम कि भाई शकार चवर्ग दोनों का योग होना चाहिए, तो फिर एक अभी तक जितनी जगह तो चुना चो लगाया तब तुम खड़े क्यों नहीं हो गए? अरे ये तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कहे? फिर क्यों नहीं बोले, बोलो ये बताओ। मेल खा रहा है कोई भ्रम? नहीं खा रहा है। बोलो। कोई हो तो बताओ, वरना फिर हम घोषित करेंगे भ्रम भी नहीं कर पाते हो तुम सही से, क्या कहा जाए? और भ्रम तो सही से करो, कम से कम कोई जगह वाली जगह होनी चाहिए भ्रम करने के लिए भी। ढूंढ के भ्रम किया करो, हाँ यहाँ भ्रम होने की संभावना है, ऐसी जगह भ्रम करो। चलो हाँ, सब बेकार बातें हैं। तो ये हो गया, आया कि नहीं आया? तो क्या बना दिया? तो ये द्विचकारक रूप बनने लगेगा। और कुछ? और यहाँ है पदांता दवा जो है, उसका अर्थ हमने किया दीर्घात पदांता छे परे तुगवास्या। तो वहाँ पर यदि वो जो दीर्घात जो पद है उसे हम विशेषण बना दे और विशेषण पद अदंत विधि कर दे, तो दीर्घांतात पदात छे परे तुगवास्या, यह अर्थ लब्ध हो जाएगा। तो ऐसा अर्थ लब्ध हमें हो ही जा रहा है। तो फिर भी यहाँ पर कहा कि पदांत जो ग्रहण किया है वो कह रहे हैं कि पदांत में ही ये विधि हो, पूरे पद में ये विधि ना हो। पदांत में ये विधि हो, पूरे पद में ना हो। चलो ये जो तुक जो ग्रहण, वो तुक जो विधि है वो पदांत को ही हो, तो जब पूरा पद हो तो उस पे ना हो। हाँ बोलो ना भाई आगे। अब हो गया, पर अब पद में ही लगे रहोगे क्या शाम तक? पद को हो, पदांत को ही हो, पद को ना हो, पदांत को हो, पद को ना हो, यही बोलते रहोगे 1000 बार। आगे बढ़ो, प्रश्न क्या है तुम्हारा? तो यहाँ लिखा कि पद अन्यथा पद विधित्वात् समर्थ परिभाषा उपस्थितौ समर्थेषु लक्ष्मी छाया इत्यादिष्वेव स्यात्। यदि पद विधि हो जाती हम अब समझा क्यों रहे हो हमको? अब जो यहाँ प्रश्न है वहाँ बोलो ना, हम वो पढ़ लोगे तब भी हम समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हो। जहाँ प्रश्न है वहीं रुको, वो समझा रहा है, पहले पंक्ति बोलेगा फिर हिंदी करेगा और समझाएगा कि इसका मतलब ये होता है, और फिर जाके अब अंतिम में कुछ रह क्या करेगा गड़बड़। अरे बोलते चलो, पंक्ति जहाँ पर ना हो वहाँ पर बोलो कि यहाँ संदेह हुआ। इत्यादि स्यात् तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्त ये सब हो गया आप जब पराभव लोक में थे। चलो असामर्थ्यात् एवं न पदांता टोहो इति सूत्रे पदाटोर इति वक्तव्ये अंतग्रहणम दुष्टाः। हाँ, ये बाल मनोरमा खत्म हो गया। आपका इसमें प्रश्न क्या है? ये नहीं समझ में क्या चीज? एवं पद न पदांता टोह, इसके पहले तक का आ गया जी।
इसके पहले तक का आ गया। अब एवं न पदांता टोह में ही प्रश्न है। जी। क्या समझ में आया इसके पहले वाला? इसके पहले तक का इसमें लिखा है कि यदि पद को यदि विधि हो जाए तो समर्थ पद विधि सूत्र के इस परिभाषा के सामर्थ्य से वो फिर जो पद संबंधी विधि होती है वो समर्थाश्रित होती है, और जो सामर्थ्यवान होगा समस्त होगा रूप उसी को होगी। समस्त होगा ऐसे उसका अर्थ नहीं होता जो है। सामर्थ्यवान होगा उसी हाँ, को वही। लक्ष्मी छाया यहाँ पर होगी। और तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्त, यहाँ पर क्योंकि ये जो है यहाँ पर सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य हो गया। अब क्योंकि क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर ये विधि नहीं हो सकेगी यहाँ पर हाँ, आगम की। हाँ। इसलिए पदांता दीर्घा छह प्रतु वासत ऐसा अर्थ करना पड़ा। हाँ अंतग्रहण वह यहाँ पर किया। हाँ हाँ, ये यहाँ तक का था। और फिर लिखा है कि एवं अब अंतग्रहण नहीं करते। चलो मैं तुमको बताओ तुम कितना पानी में हो उसमें बताओ मैं तुमको। वहाँ पदार्थ रख दिए होते, पदार्थ अंतग्रहण न करे होते तो क्या सूत्र बनाते? पदार्थवा ये बनाते, ठीक है ना। दीर्घात विशेष्य हो जाता, ये विशेषण हो जाता, तब भी तो अर्थ निकल जाता पदांताद। उसका जो मूल प्रश्न है वो तो समझा ही नहीं है। पता है लोग बोलते हैं ना तब समझ में आने लगता है कि किधर से मतलब आप लोग नीचे उतर गए पटरी से। पंक्ति पढ़ते हैं ना उसी से समझ में आ जाता है कि कहाँ जा रहे हैं आप। चलो क्या प्रश्न किया, समझे प्रश्न कि नहीं समझे? पदार्थ रखे हो उसका मूल प्रश्न तो है ही यही, उसके बाद उत्तर दो तब सही आए, वरना तो ये सब सामर्थ्य इतने में रहेगा, समर्थ हो गए सब तो कर लेंगे, बाद में हम लोग भी बिठा लेंगे, है ना। ये जो है प्रश्न में ही दम है उसका, प्रश्न समझो उसको। पदार्थ रख देते, पदार्थ दीर्घात की अनुवृत्ति आती, उसको विशेष्य बना करके पदार्थ को विशेषण बना देते, विशेषण तदंत विधि कर देते, तो पदांतात दीर्घात यही अर्थ होगा। कहाँ पद को कोई विधि हो रही है, कहाँ पद संबंधी ये विधि है, तदंत विधि होने के बाद भी। क्योंकि रुको यार, वो तो ये तो दोपहर को आया था वो पुस्तक लेके, श्रीमान जी जब गए ना बाहर तो आया था तो उसको हो गया। लेकिन तुम बताओ, कह रहे हो कि समझ में आ गया। ये पाठ आप लोग पाठ लगाने के समय विचार किए थे क्या इसमें? उस समय ये ग्रंथ नहीं आया, ऐसा हुआ कि दोनों अलग अलग लोग देखे? नहीं, वो नहीं थे हम, फिर स्वामी जी और हम दोनों आप दोनों लगे तब ये आया था। अच्छा, तो इनको भी अभी देख के पकड़ा है? नहीं, मैं इनके पहले सवेरे वो देख रहा था। अच्छा, तब चलो कोई बात नहीं, जो हो, सुबह देखा शाम को देखा, लेकिन यहाँ आया कि नहीं, प्रश्न समझे कि नहीं, तो अपने से समझ लिए। वो तो थोड़ा उसको लगा कि नहीं इस नई पंक्ति बैठ रही, तुरंत फटाक से आगे पूछ लिया कि इसका ये यहाँ कैसे घटाना है, नहीं समझ में आ रहा है। और तुम वहाँ तक का पूरा ले लिए, उतना ग्रंथ आई गया, बस वो एवं च न पदांता टो हो, बस नहीं आ रहा, इतना बोल रहे हो। अब कौन तुम्हारे वो कोई समस्या बताए तुमको कि तुम कहाँ नहीं समझे हो, अपने से समाधान ढूंढ लिए, पंक्ति लगा लिए, वो अपने से लगा लिए, वो वहाँ की वो बाल मनोरमा तत्वबोधिनी, जो भी तत्वबोधिनी है ना, अपने से लगा लिए। लगाने के लिए तो ये भी लगा लिए होते, कुछ करके बैठ ही जाता है। अब किसी को मतलब वो पिलाना ही है गपास तक, तो किसी भी तरह पिला देते हैं, है कि नहीं है? लेकिन नहीं, वो कहा पंक्ति नहीं बैठ रही है। अच्छा लगा मुझे भी, चलो गलत तो नहीं लगाया कम से कम। और आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं गलत लगाया, अभी भी नहीं पता कि अब आ रहा है धीरे धीरे समझ में। दीर्घात को विशेषण बना, वो विशेषण बना देंगे। विशेषण उसको भला के साला क्या छोक मारना है उसमें? अरे दीर्घात को विशेष्य बनाएंगे, पदार्थ को विशेषण बनाएंगे, तदंत विधि करके पदांताद अर्थ कर देंगे। पदांताद दीर्घात जो अर्थ आपका अंतग्रहण रखने पर हो रहा है वही अर्थ तो न रखने पर भी हो रहा है। क्या जरूरत है अंतग्रहण की? तो अंतग्रहण व्यर्थ है। हाँ, व्यर्थः संज्ञापयति। अरे क्या घंटा ज्ञापयति, क्या ज्ञापयति, क्या ज्ञापयति, व्यर्थं सन क्या ज्ञापयति, क्या ज्ञापयति, बोलो ना। तुक विधि पदांतात् दीर्घात् एव भवेत्, अपदांतात् दीर्घात् न भवेत्।
तो उसी से होती है। कौन करता है अपदांत दीर्घात को? अरे पदांत दीर्घ से ही तो वो करता है वो सूत्र वो तो वही होता है। अरे इक के स्थान में अण होता है, अब उसमें नियम करने की क्या जरूरत है? इक के स्थान में ही अण होता है, ये करने की जरूरत है क्या? अरे वही होता है, इक के स्थान में ही होता है। इको यानी कही है रहा पदांता दीर्घा कहने से वही तात्पर्य आता है, पदांत दीर्घ को ही हो। कहीं कोने में छुपा छुपी पड़ा कर रहा है, उसके वो से दीर्घ को थोड़ी ना तुक कर देंगे। पागल हो तुम भी। बोलो, नियम कर देगा। ये टीका से पूरा बाहर हो गया। टीका में थोड़ा पंक्ति भी देखे तब भी पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। टीका से पूरा बाहर हो गया। वर्तन संज्ञापैति की कोई बात है क्या यहाँ पर? सूत्र विचार लो, कौन अंत विधि करेगा विशेषण बनाकर, उसकी वृत्ति थोड़ी कर लो। क्या बताओ तुम? ये न विधि तदंतस्य जो है, कुछ कहना है बोलो, कुछ बोलना हो तो। चलो हो गया, ये घंटा एक थोड़ी ना लगाएंगे इधर। तदंतस्य जो है वो तदंत विधि करता है विशेषण, और उसकी वृत्ति में ये भी लिखा है कि स्वस्य च रूपस्य, खुद के रूप की भी करेगा। सिर्फ पद होगा तब भी करेगा अगर हम दीर्घ को विशेष्य बना लेंगे और पदार्थ उसको विशेषण बना लेंगे, तो ये न विधि तदंतस्य तदंत विधि तो हो जाएगी। लेकिन विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य स्वस्यापि संज्ञा स्यात्। पद की भी करेगा और पदांत की। पद से जैसे पदांत का बोध होगा उसी प्रकार पद का भी बोध होगा। तो पद का जब अर्थ रखेंगे तो पद को तुक हो, तो पद संबंधी विधि हुई कि नहीं हुई? तो पद संबंधी विधि हो गई तो ये क्या हो गया? पद संबंधी विधि समर्थाश्रित तो बोध्य। अब आएगा समर्थ पद विधि, बिना सोचे समझे घुसा दिए। आया कि नहीं आया? और जब समर्थ पद विधि आ जाएगा तो बिना सामर्थ्य के वो कार्य होगा नहीं, क्योंकि जो कोई भी पद संबंधी विधि हो, चाहे वो समास हो चाहे और कुछ भी हो, पद संबंधी विधि यदि है तो सामर्थ्य रहेगा तभी वो होगा, है ना। उसको समास के साथ लेना देना नहीं है। समर्थ पद विधि ये नहीं कहते समास तभी होता है जो समास कर रहा था, वो ऐसा कहता है कि पद संबंधी कोई भी विधि हो। अब तद्धित विधि है वो भी पद संबंधी। अरे सुबंता तद्धितोत्पत्ति, तो सुबंधी तो पद होता है, तो पद संबंधी विधि वो भी हुई। समास भी पद संबंधी विधि, तो जहाँ सामर्थ्य रहेगा वहीं पर होगा। आया कि नहीं आया? अब ये भी आपका तुक भी कैसी हो गए? पद संबंधी विधि हो गए। जब पद संबंधी विधि हो गई तो सामर्थ्य रहेगा तभी होगा, तो लक्ष्मी छाया में हो जाएगा। लेकिन तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्त, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ये भी बता दो। चलो इसको तो आना चाहिए यार, तभी तो, वरना अब ये नहीं आया तो मतलब समझेंगे पूरा ध्वंस। क्या यहाँ पर तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्त। हाँ चलो, बोलने से पता चल गया नहीं कि समझ रहा है। अब कुछ उसको पूछना पड़ेगा। तिष्ठतु कुमारी में रुक के बोल दिया है ना, तो समझ में आ गया ना कि नहीं, वो से पकड़ लिया है बात को। तो अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही तुम शुरुआत में पंक्ति पढ़े ना, वही समझ में आ रहा था कि तुम पद समझे नहीं हो, केवल बस लगा ली हो जबरदस्ती। ग्रंथ के साथ जबरदस्ती मत किया करो, टीका के साथ। उसकी एक एक शब्द को मैंने कहा कि बहुत भारी है, उसको पचाने में शायद जीवन चला जाए। और आप लोग है कि मैंने सुबह देखा था बस 2 मिनट में आ गया, ऐसा वो सरल नहीं है, तत्वबोधि नहीं है वो पंडित जी। इतना हल्के से मत लो, वो बहुत ये समझो प्रौढ़ मनोरमा ही है एक तरफ से। हाँ, तो इसे ऐसे मत हल्के से मत लिया करो कि 2 मिनट में देख के मतलब आ गए। ऐसी तत्वबोधि नहीं है। उसको जितना बने उतना विचार करोगे तब जाके कुछ निकाल पाओगे 1-2 अक्षर कि हाँ ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। यथार्थ रूप से तो फिर भी पता नहीं है 1 घंटा मेहनत करने के बाद कि सही निकाला कि नहीं निकाला, है ना, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है मेहनत करने का। तो आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तिष्ठत कुमारी का अन्वय किसके साथ है? तिष्ठतु के साथ। और छत्रम हर देवदत्त, तो छत्रम का अन्वय हर के साथ है। आया कि नहीं कि छत्र का हरण करो हे देवदत्त छत्रम हर, ऐसा अन्वय है। अब यहाँ पर क्या है बताओ? अब बताओ, अब सामर्थ्य क्यों नहीं है, क्या नहीं है? यहाँ पर कुमारी और छत्र, इन दोनों पदों का आपस में सामर्थ्य नहीं। मतलब सामर्थ्य नहीं है, मतलब सांसें फूल गए। अब कितना भी बनेगा अब नहीं बनाने दूंगा, कितना भी बनाएगा अब नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि एक बार सांस ली ना बीच में, मतलब अब नहीं बनाने दूंगा। देखो जहाँ से बोले वहाँ से काटे, चलो बोलो, क्योंकि बीच में सांस लेना ही नहीं है। आपको आ रहा है मतलब फटाक से बोल दिए, वही लगेगा, क्योंकि बीच में सांस लिए
तो मतलब समझो अब ये उत्तर होना नहीं है आपका, सामने वाला होने नहीं देगा कि ये आपका उत्तर नहीं सही होना। चलो बनाओ। कुमारी और छत्र जो है उन दोनों के बीच में आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा सामर्थ्य किसको कहते हैं ये बोलो। दो सामर्थ्य होते हैं। ये सब नहीं, सामर्थ्य किसको कहते हैं, भेद थोड़ी ना पूछ रहे। तुमको पूछा है गंध पृथ्वी किसको कहते हैं, है ना, पृथ्वी किसको कहते हैं, और तुम बताओ कि पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्य अनित्य। ये उत्तर सही होगा? नहीं होगा। तो चलो ये भी उत्तर गलत है, सामर्थ्य दो प्रकार के होते हैं। मैंने पूछा सामर्थ्य कहते किसको है, हो गया। इतनी तो देर रुकना होता है, और क्या मतलब होता है, रुकना नहीं। उसी समय यदि बोल दिए होते आकांक्षा नहीं है अतः सामर्थ्य नहीं है, तो मैं फिर नहीं कुछ कहता, जाने देता कि चलो भाई जान रहा है कुछ, है ना। लेकिन सांस लिए मतलब रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ये सब चीज़ समझो उसको, है ना। कहीं पर भी कोई आदमी सामने बोल रहा है, आपने कुछ पूछा, सांस ली, मतलब आप उसको वहाँ रोक सकते हैं। ऐसी जगह मिल गई आपको कि अब इसको वहाँ से ही नीचे करेंगे कि चलो भाई तुम साइड में आ जाओ पहले, है ना। रुकना नहीं है, सीधे चलते बनो जहाँ गति मिले वहाँ। अरे वो सामर्थ्य का लक्षण देखो, उसमें तुमको तो याद भी करवाया था तत्वबोधिनी बाल मनोरमा का, पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया। समर्थ पदविधि पूरा, न्याय बोधिनी और तत्वबोधिनी बाल मनोरमा पूरी पढ़ाई गई है। वस्तु तो वो देखेंगे 1.5 पेज की है, लेकिन पूरी कराए, अब उसको लक्षण ही याद नहीं है। क्या है लक्षण बोलो, चलो देख के आना, ठीक है ना। फिलहाल इतना उत्तर काफी होगा कि आकांक्षा नहीं है अतः सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आकांक्षा बराबर सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य बराबर आकांक्षा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ चलो, तो उसको देख लेना। समर्थ पदविधि की बाल मनोरमा तत्वबोधिनी, देखो एक एक पंक्ति में लिखा है सामर्थ्य किसको कहते हैं, ठीक है ना। अन्वय योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या आकांक्षा सब बनाया है, तो वो पंक्ति याद होनी चाहिए, तब लगेगा कि हाँ सामर्थ्य है कि नहीं है। बाकी सब तो ऐसे ही कहने की चीज़ें हो गई, ठीक। हवा में बातें कर रहे हैं कि आकांक्षा नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये कर दिए, समझ में आया। तो अतः यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। कब, जब हम पदार्थ रखेंगे तो अर्थ पदांताद, ये अर्थ का लाभ तो हो जाएगा, लेकिन ये पद संबंधी विधि भी हो जाएगी, और यहाँ पर नहीं तुक हो पाएगा। अतः हमने क्या किया है, भगवान पाणिनि ने पदांत का लाभ हो रहा था, फिर भी उन्होंने अंत ग्रहण किया। तो बताना चाह रहे हैं कि पदांत दीर्घ को ही तुक हो, न कि पद को, ताकि पद संबंधी विधि ये न बने। जब पद संबंधी विधि बनेगी नहीं तो समर्थ पद विधि के विषय में आएगा नहीं, समर्थ पद विधि के विषय में आएगा नहीं, तो सामर्थ्य रहे न रहे उसके कोई मतलब नहीं। पदांत दीर्घ से बड़े बस 6 होना चाहिए, तो वो पदांत दीर्घ को तुक हो जाएगा, तो वो लक्ष्मी छाया में भी हो जाएगा, तिष्ठतु कुमारी छत्रम में भी हो जाएगा। बात समझ में आई, ये उसका प्रयोजन है। अब उसके बाद एवं च, अब देखो, अब अपने से समझ में आ जाना चाहिए। पंक्ति पढ़ के बताओ, एवं च वाला न पदांतात की पंक्ति आई कि नहीं आई। एवं च न पदांतात टोः इति सूत्रे पदात् टोरिति वक्तव्ये अंतग्रहणं दुष्टाः। बोलो, नहीं समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पर भी पदार्थ कहकर काम चल जाता है। कैसे, टवर्गांतात पदार्थ, ये अर्थ लब्ध हो जाता नहीं। पदांतात टवर्गात, तो तुमको कुछ अगला बगला है कि नहीं, किसको विशेषण बनाएंगे, किसको विशेष से बनाएंगे। विशेषण को ही तदंत विधि होती है। पदार्थ टोहो ऐसा है ना, न पदांता टोहो, तो पदार्थ टोहो ऐसे बनाओगे तो कौन विशेषण होगा, पदार्थ, ये विशेषण। तो फिर तो कहाँ तुम टवर्गांतात कर रहे हो। पदार्थ को विशेषण बना देंगे, विशेषणात्मक तदंत विधि हो जाएगी, तो पदांता टोहो, ये अर्थ का लाभ हो ही जाएगा, तो अंत ग्रहण क्यों किया, नहीं करना चाहिए। ऐसा दुष्ट लोग, साले लंठ लोग कहते थे, वही तो लिख रहा है, दुष्टा ऐसे ही डांट फटकारते। देखो वो तो टीका लिख रहे हैं ना, फटकारे कि नहीं फटकारे, पता है ऐसे लंठों को बोलना ही नहीं देना है, ऐसे ही काटो, तभी जाके वो सब लाइन में आएंगे। इति दुष्टा, वरना उसको भी तो सही तरीका आता था, हैं इतने बड़े, वो भी तो सही शब्द कुछ प्रयोग कर देते हैं। इति के अन्य आहू एक कुछ कर देते कि भाई कोई लोग हैं, लेकिन कैसे डांट फटकारी, दुष्टा। हाँ, तो अरे वो आगे जाके ग्रंथों में देखोगे ना, बहुत डांट फटकारते हैं। परिष्कार वाले ग्रंथों में डांटते भयंकर, टीका ये डांट दी, इति मूर्खा।
परम मूर्खाः, ऐसे ऐसे आता है, परम मूर्खास्तु ऐसा करके उनका मत लिखेंगे, उनका ऐसा मत, ऐसे डांटते हैं सब, उनके रक्त में बसा है ना डांटना, तो वो गलत बोले नहीं कि दुष्ट तो लगा ही देंगे, और कुछ दे कि नहीं दे, है ना, और भी बहुत दे देते हैं न कहने का। चलिए, तो ऐसे है सब, तो ये कर दिया। तो ये दुष्ट लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी यही समस्या है कि पंडित जी वो निषेध कर रहा है ना पदांतर टोरना, अब जब वो करेंगे पद संबंधी विधि हो जाएगी तब वो अंतग्रहण नहीं करेंगे तो, अरे तदंत विधि का लाभ हो जाएगा, लेकिन स्वस्य च रूप से बैठा हुआ है कि नहीं है, है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अरे समर्थ पद विधि आ जाएगा पद संबंधी, तो जहाँ पर सामर्थ्य रहेगा वहीं पर वो केवल निषेध करेगा, सामर्थ्य नहीं होगा वहाँ नहीं करेगा। देखो दोनों उदाहरण भी दिए होंगे। षट् संतस्त्रयः, हाँ, षट् संतस्त्रयः इत्यत्रापि ष्टुत्व निषेधार्थम इत्याहु। षट अलग है, संतस्त्रयः है ना, उसका मुख्य उदाहरण जहाँ षट संतः दिया है उसमें तो षट और संतः का परस्पर में अन्वय आदि योग्यता सामर्थ्य वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जहाँ सामर्थ्य नहीं होगा वहाँ पर षट अलग है और संतस्त्रयः ऐसे है, तो वहाँ षट टवर्ग से पर में तो वो है आपका, है ना, पदान टवर्ग से पर में तो है, लेकिन वहाँ पर नहीं लग पाएगा निषेध, क्योंकि क्या हो गया, पद संबंधी विधि हो गई, जब अंतग्रहण नहीं किया तब, तो क्या होने लगेगा, वहाँ पर नहीं हो पाएगा निषेध, तो वहाँ तब तो हो जाना चाहिए ना ष्टुत्व, है ना, होने लगेगा। ये सब आपत्ति है, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी इसलिए अंतग्रहण रखा। आया कि नहीं आया, निषेध षट षट संतस्त्रयः, इत्यत्रापि षट के पहले कुछ होगा, षट संतस्त्रय यही लिखा है, यही है, षट् संतस्त्रयः। चलो षट को अलग कर देना, संतस्त्रय अलग रखना, चलो कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, आगे कुछ रख दो, छात्राः षट् संतस्त्रयः ऐसा कुछ रख दो, और न भी रखे तब भी अलग हो ही जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो केवल आपको समझाने के लिए, सामर्थ्य उसका अन्वय योग्यता दूसरे के साथ थी, आकांक्षा दूसरे के साथ थी, इसके साथ नहीं है, यही बताना, इसलिए मैं दूसरा कुछ रखने जा रहा हूँ। छात्राः षट् संतस्त्रयः ये कर दो, हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, निषेध हो जाए, इसलिए भगवान पाणिनि ने क्या रखा, अंतग्रहणम तदग्रहणम अंतग्रहणम। तो अब इसमें कौन सी नहीं समझ में आने वाली बात है बताओ, यदि पूर्व वाला सही से लगा है तो उसको तो दृष्टांत के रूप में मतलब साथ ही साथ में लिया, वो तो आ ही जाना चाहिए, लेकिन उत्तर वाला नहीं आ रहा मतलब पूर्व वाला नहीं आ रहा है, सीधी बात है ना, क्योंकि दोनों में कोई अलग बात हो तो बताओ, वही अंतग्रहण का प्रयोजन बताना है। यदि पूर्व वाला सही से समझे हो तो उत्तर वाले में कोई संदेह ही नहीं रहना चाहिए। आया कि नहीं आया, चलिए हो गया, और कुछ, चलो हुआ, आगे चला जाए, अब आप बोलो। सूत्र है 6 हाँ, तो वहां पर हम रस्व से पिति कति तुक से रस्व से और तुक की अनुवृत्ति लाते हैं, हाँ। अर्थ करते हैं रस्व से 6 परे तुक से, हाँ, और संहितायाम के अधिकार में है तो संहितायाम विषय तो आएगा, तो फिर च ग्रहण करने का क्या प्रयोजन, 6 च में 6 च क्या कहा, फिर से बोलो, 6 च में चकारात क्या हुआ, और कोई विधि क्या क्या, और वहाँ वो वृत्ति किसकी अनुवृत्ति कहाँ से ला रहे हैं बोलो ना, 6 च रस्व से 6 परे तुका का महासात संहितायाम, यही कह रहा। हाँ, रस्व से पिति कति तुक सूत्र के द्वारा रस्व से और तुक इसके अनुवृत्ति आती है। देखो ठीक है, हम लिखा चकार ग्रहणम, तत्वबोधि ने लिखा है, नहीं, तत्वबोधि ने बाल मनोरमा कोई चकार के विषय में लिखा है, शेखर लिखा है, नहीं, नहीं लिखे, शेखर नहीं लिखा है, शेखर नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो, अरे 6 परे वो क्या स्यात तो तुक स्यात, ये तो आ जाता है रस्व से को ले आने के लिए, ठीक है ना, कि रस्व से तुक स्यात ये कह दिया जाए, किसी को भी मंद कर देना 6 परे, ठीक है ना, रस्व से अनुवृत्त्यर्थम, ठीक है ना, और भी विशेष विचार उसमें करना चाहिए कि कोई विशेष प्रयोजन नहीं ना है, वरना फिर ये कर देना कि भाई 6 परे तुक स्यात, तुक तो आ ही जाता,
विधान विधेय तो कुछ होना ही चाहिए, है ना। अब सामान्य रूप से कुछ ना कहे होते तो किसी को भी हो जाता, जो 6 के पूर्व में जो होता उसको हो जाता तुक, है ना। लेकिन ह्रस्वस्य को भी ले आना है, उद्देश्य को भी घुसीट के ले आना है वहाँ से, तो उसके लिए चकार ग्रहण किया। चलो यही है, संहिताएं के लिए नहीं होता वो, संहिताएं तो अधिकार सूत्र वो तो आता ही है, उसका काम ही आगे जाना, वरना क्या वहाँ बैठे काश छिलेगा। अरे उत्तर सूत्र के पास न जाए तो वहाँ बैठे बैठे वो क्या करेगा, तो उसके लिए थोड़ी ना होता है चकार ग्रहण। चलो और चलो आया कि नहीं आया, अब आगे चलना है हम लोगों को। यही था आप लोगों का क्या हल संधि, ठीक है ना। तो हल संधि हम लोगों ने 3 ठो संधियाँ देख ली ना, कौन कौन, अच संधि, प्रकृति भाव संधि और हाँ, वो प्रकृति भाव संधि को अच संधि में भी गतार्थ करते हैं, मतलब वो अच संबंधी विधि है, लेकिन वो प्रकृति भाव संधि का अलग का भी कहीं कहीं पुस्तकों में पाठ मिलता है, तो उसी को लेके तो 5 संधियाँ होती है, वरना पंच संधि कहाँ की, है ना। अच संधि, प्रकृति भाव संधि और हल संधि, और इधर विसर्ग संधि और स्वादि संधि, तभी तो 5 हुई कि नहीं हुई। वरना प्रकृति भाव यदि उसमें डाल दे आप अच संधि में ही, तो कहाँ पंच संधि, नहीं ना हो पाएगी। तो चलिए यही पंच संधि करके, तो 3 संधि हमने देख ली, अच संधि भी देख ली, ठीक है ना। अचों की संधि जो होती थी, सब अचों की संधि थी ना, इक को यण होता है तो वही हुआ ना, अच 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 संबंधी वो संधियाँ थी अकस अण दीर्घ दीर्घ संधि, जो भी जो संधि एचो यवा याव इत्यादि जितनी भी है, ये सब अच संधि हुई कि नहीं हुई। इसके बाद प्रकृति भाव संधि भी देख ली हम लोगों ने, प्लुत प्रक्रिया नित्यम के उसमें आने वाला है ना, ये उसमें फिर प्लुत संज्ञा करने वाले प्रकृति वो प्रकृति भाव तो वही हो गया, प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम, वही तो है प्रकृति भाव करने वाला। और भी है आगे, एक को सवर्ण साकल्य से रस्वश्च रित्य कहा, ये सब थे ना प्रकृति भाव करने वाले। तो ये सब उसमें फिर प्रसंग वशात हमको क्या बताना पड़ा, प्रक्रिया संज्ञा करने वाले सूत्र और प्लुत संज्ञा करने वाले सूत्रों को प्रसंग वशात बता दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये प्रकृति भाव संधि भी देखी। इसके बाद आया हल संधि। हल संधि मतलब हलाम संधि ही, ठीक है ना, हल की संधिया। तो हल की संधि है सब स्तोष चुना चू से लेकर के पदांताद्वा पर्यंत, हुआ कि नहीं हुआ, सब हल संधि ही तो है ना। कि भाई ये परे रहे, खर परे रहे तो इसको क्या जल को चर होता है, जल को जस होता है कब पदांत में, तो ये सब आया जो भी आया। स्तु के योग में स्तु को स्तुत्व होता है, स्तु के योग में स्तु को स्तुत्व होता है, इस तरह का जो भी किया ये सब हलो संधि ही तो हुई। बात समझ में आई। इसके बाद अब आ रही है विसर्ग संधि ही, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि आ रही है। अब विसर्ग संधि में देखिए क्या क्या आ रहा है, पढ़ो। अथवा विसर्ग संधि प्रकरण, हाँ चलो, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। देखो ये सूत्र तो हम लोग पूर्व में देख लिए हैं, कौन संधि में, हल संधि में अभी देखे थे। विसर्जनीयस्य सह संस्कर्ता का विषय चल रहा था, वहीं पर आया था ना। हाँ तो लेकिन इसको यहाँ चूंकि विसर्ग संधि है तो विसर्ग संबंधी ये सूत्र है, मुख्य है, इसी को लेके ये सामान्य सूत्र, इसके अपवाद सूत्र सब कहेंगे ये सब, है ना। तो इसलिए उन्होंने याद करा दिया कि भाई देखो, उनको पता था कि सब भूलने भालने वाले लोग होंगे, है ना। यहाँ तक आते आते भूल गए होंगे, विसर्जनीयस्य सह को याद दिला रहे कि विसर्जनीयस्य सह क्या अर्थ होता था इसका, सस्यात, कि भाई खर के परे रहते हैं क्या, विसर्ग को दंत्य सकार होता है, यही अर्थ है ना सामान्य रूप से। देखो विसर्जनीयस्य यहाँ लिखा है, विसर्जनीय मतलब क्या होता है, विसर्ग होता है ना। तो विसर्गस्य सह कर देते, क्या कर देते, विसर्गस्य सह, ये प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे देखो विसर्जनीय को मतलब क्या, विसर्ग ही होता है ना। तो विसर्जनीय से सह, इतना लंबा चौड़ा सूत्र बनाना, उसके अपेक्षा क्या बना दो, विसर्गस्य सह, है ही नहीं। अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, है कि नहीं है। तो कुछ मात्रा लाघव होगा कि नहीं होगा। अरे विसर्जनीयस्य में देख लेना कितना, विसर्ज उसमें विसर्ग और आगे वो निय तो रह ही गया ना, निय की कितनी मात्रा हो गए, दीर्घ है न की आदि, दीर्घ मतलब 2 उसकी हो गए, फिर य की आदि और एक थी उसकी, तो कितनी हो गई, 4 मात्रा हो गए। तो देखो अर्ध मात्रा लाघव है ना पुत्रोत्सव मन्यते, इधर 4 मात्रा का लाघव हो रहा है कि नहीं है। तो फिर क्यों नहीं लिख दिए विसर्गस्य सह, यही कर देना चाहिए ना, विसर्जनीय से सह क्यों बनाए। कोई प्रश्न करेगा तो क्या कहोगे, बोलो। थोड़ा जो ज्ञात है इसी तरह से पक्का मुझे नहीं पता है। अब बोलो ना क्या है, गलत हो गया डांटूंगा। विसर्जनीयस्य यानी कि जो
जन्य हुआ रू का जो विसर्ग ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे बवाल नहीं। विसर्जनीय विसर्ग पर्याय है, उस रू से जन्य हुआ ये कहाँ आता है? विसर्जनीय का ऐसे थोड़ी ना कि जन्य हुआ क्या हुआ। विसर्जनीय बराबर विसर्ग, चाहे कोई भी विसर्ग हो, स्वतः हो, चाहे किसी के स्थान में हुआ, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्या बनाना चाहिए था? विसर्गस्य सह। यही बना देना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसी कोई आशंका करे कि भाई अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः, तो क्या कर देना चाहिए यहाँ पर? विसर्गस्य कर दिया। सह, यही कर देना चाहिए। क्यों विसर्जनीय किया? आया कि नहीं आया? मात्रा लाघव तो हो ही रहा है, तो उसको कहिए कि देखो भाई एक परिभाषा और भी है ना, एक परिभाषा और भी है कि पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते। क्या? पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उसमें लाघव गौरव की चर्चा नाद्रियते, उसमें उसका आदर नहीं किया जाता है, लाघव गौरव की चर्चा का। अरे दोनों पर्याय है, इसको कह दिया उसको कह दिया, उसमें लाघव गौरव की चर्चा नहीं होती है। आया कि नहीं आया? क्या? पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा न द्रियते। फटाफट लिखो, अभी इतना आधा घंटा लगाओगे। पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा न द्रियते। परिभाषा तो शेखर देख लेना है ना, यही है, उपांत्या परिभाषा है। समझ रहे हो? हाँ, नहीं उपांत्या परिभाषा, उपांत्य। अरे अंतिम से पूर्व वाली, अंतिम के समीप वाली, हाँ, अंतिम के समय अंतिम है। परिभाषेंदु शेखर में सबसे अंतिम है कौन पता है? अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण, ये सबसे अंतिम, और उसके पूर्व वाली है। आया कि नहीं आया? देख लेना दोनों का स्वरूप, वहाँ पर क्या क्या लिखा उस चीज़ को भी देख लेना ताकि दिमाग में रहे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैंने आपको उत्तर दिया कि भाई पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्र, ये पर्याय शब्द है ना, विसर्जनीय और विसर्ग ये सब क्या है? पर्याय है। तो पर्याय शब्दों में लाघव गौरव की चर्चा नहीं होती है कि इसको रखते तो लाघव होता है, इसको रखते तो गौरव होता है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। नाद्रियते, तो इसलिए विसर्जनीय से सह ठीक ही है, कोई वो बात नहीं है ना। चलिए, समझ में आया? आया। और एक और कह सकते हैं कि विसर्जनीय और विसर्ग इसमें कोई अंतर, कोई अर्थभेद तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या अर्धमात्रा का लाघव करके भी क्या कोई फायदा नहीं है, तो क्या उत्सव मनाए? इसलिए भी विसर्ग ना ल ऐसा नहीं, वो मात्रा का लाघव तो हो रहा है ना, तो वही तो कहा अर्धमात्रा का लाघव। अर्थ में कहाँ वो कह रहा है, वो परिभाषा केवल इतना कह रहे अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः, कि अर्धमात्रा का लाघव हो जाए तो पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः। तो मात्रा लाघव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस हो रहा है ना। ये तो ये परिभाषा कह रहे कि पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते। वही चीज़ तुम हिंदी में बोल रहे हो और कुछ थोड़ी ना बोल रहे हो अभी समझ करके। वो थोड़ी ना, तुम पहले तो कुछ विसर्जन्य जन्य कर रहे थे, कहाँ जन्य का मतलब बवाल करना ही आता। आया कि नहीं आया? तो पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? विसर्जनीय यस्य सह, ये सूत्र बनाए, इसमें अब कोई लाघव गौरव चर्चा नहीं करनी है। चलिए, आया? अब यहाँ पर क्या अर्थ हो गया सूत्र का? खरी परे विसर्जनीय सहस्या, जैसे विष्णु त्राता, तो देखो विष्णु शब्द से प्रथमा एक वचन में सु ले आएंगे, है ना। त्राता मतलब क्या? रक्षा करने वाला। अरे त्रैंग पालन धातु है ना, उससे त्रिच प्रत्यय करेंगे तो त्राता बन जाएगा, जैसे द्रि धातु का धरता बन जाता है ना। प्रक्रिया देख लेना कैसे त्राता बनता है, ठीक। त्राता बन जाएगा। अब विष्णु से सु ले आए, क्या ले आए? विष्णु से सु ले आए। सु का स बचा, उकार उपदेश न सिकित सहित संज्ञा लोप कर दिया। चलिए आगे बढ़ो, स को क्या कर दिए? एक मिनट रुको यार। खरवसानी और विसर्जनीय से क्या कहता है? वो खरे परे रेफा से विसर्ग से, वो रेफ को विसर्ग करता है। यहाँ पर स है तो स से उसको रूह लगेगा। कैसे गलती हो जाती पता नहीं। खरवसानी और विसर्जनीय का अर्थ पता है, वो रेफ को विसर्ग करता है ये पता है, यहाँ पर सकार है ये पता है। अब कैसे भ्रम हुआ हमको ये बताओ। चलो, हमको तो यही नहीं समझ में आता, आप लोगों का भ्रम भी नहीं समझ। अरे भ्रम भी ऐसा करो कि सामने वाले को लगेगा हाँ ठीक है, जगह तो ठीक थी, ऐसी जगह भ्रम करो। यहाँ कहाँ कैसे ये भ्रम कैसे हो जाए? सीधा मतलब इसको कैसे लगा दिया? सबको मतलब विसर्ग हो जाएगा खरवसानी और विसर्जनीय। बताओ क्या चीज़ तुमको नहीं पता है? खरवसानियों का अर्थ नहीं पता है?
पता है, ये भी पता है कि भाई वो रेफ को विसर्ग करता है। यहाँ पर सु किया था कि रू किया था सोजस मोड से, ये भी पता है। उसका स बचा था कि र बचा था, सब बचा था। ये भी पता है। तो कैसे फिर हो जाए कि ये स को विसर्ग हो जाएगा खरवजन, ये भ्रम कैसे हो जाए? बड़ा विचित्र है। बता सकते हो कुछ? वो त्राता में, उसकी त्राता की प्रक्रिया में थोड़ा घुस गया था तो सूत्र मिक्स हो गया। त्राता की प्रक्रिया में घुसने की कहा मैंने कहा था, आप लोग देख लीजिएगा, सामान्य रूप से मैंने बता ही दिया। त्रैंग पालन धातु से त्रिच करेंगे तो त्राता बन जाएगा। अनंगादि कार्य आप कर ही सकते हैं। आधे चौदे से स्थिति से ऐ को आत्व कर देना तो त्रा हो जाएगा। आगे त्रि है, त्रा त्रि शब्द बन जाएगा। उसके बाद अनंगादि जैसे कर्ता में जैसे करते उसी तरह सु वगैरह करके अनंगादि करके त्राता बन जाएगा। उसमें क्या प्रक्रिया में घुस जाना है, घुसने वाली कोई बात ही नहीं। वो कौन सा ऐसा तीर मारने वाला, 1000 बार बनाए होंगे कर्ता रूप, उसी तरह इसको भी बनाना है। प्रक्रिया में घुस गया था, और ऐसा कौन सा घुसने वाली बात है उसमें कि घुस गया था। चलो घुस तो तुम पाताल में गए हो ऐसा लग रहा है। देखो क्या हुआ, विष्णु त्राता ऐसा है ना, तो विष्णु स यहाँ पर स को क्या हो जाएगा, क्या है उसका अर्थ? पदान्तस्य सस्य सदृश शब्दस्य च रूस्य। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पदांत सकर है उसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू का र बचेगा, क्या बनेगी स्थिति? विष्णुर्त्राता। हाँ, अब ये विष्णुर का र, ये विष्णुर पद है पूरा, है कि नहीं? सुप्ति गंधम पदम करके था ही पहले भी, अभी है। तो ये जो रेफ है ये पदांत रेफ है कि नहीं है? तो पदांत में यदि रेफ हो तो उसको क्या हो जाता है, खर अथवा अवसान परे रहते, विसर्ग हो जाता तो पर में क्या है, खर है। खर है कि नहीं है? कौन खर? त है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको विसर्ग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, विष्णुर्त्राता। विष्णु त्राता, ये बन जाएगा। अब देखो ये स्थिति बनी, विष्णु त्राता। इस स्थिति में अलग अलग है, ठीक है ना। विष्णु प्रथमांत, त्राता भी प्रथमांत, अलग समाज मत कर देना पागलों की तरह। विष्णु त्राता ये स्थिति बनी। इस स्थिति में अब क्या लगेगा सूत्र, विसर्जनीय से सीधे यही लगना है। खर परे रहते क्या होता है, विसर्ग को स हो जाता है। देखो पर में क्या है, खर है पर में, तो इसलिए स विसर्ग को स कर दिया, क्या बन गया, विष्णुस्त्राता। विष्णुस्त्राता, यही रूप बन गया। आया नो, तो बस वही दिया, खरे विसर्जनीय से सह विष्णुस्त्राता। चलो पढ़ो, मूल पढ़ो। विसर्जनीयस्य सह विष्णुस्त्राता। आ गया, मतलब विष्णु जो है वो क्या है, त्राता है, मतलब पालन करने वाला है कि नहीं? विष्णु जो है वो पालन करने वाला है, तो यही कर दिया, विष्णुस्त्राता। सर्परे विसर्जनीयः। शर परे विसर्जनीय सूत्र आ गया, ठीक है ना। अगला ये विसर्ग संधि का प्रथम सूत्र, ठीक है ना। वो तो केवल पूर्व में आ ही गया था, उसको केवल बता दिया यहाँ प्रसंगवशात कि भाई विसर्ग संधि आप चालू कर ही रहे तो एक बार विसर्ग विसर्जनीय से स का नाम लेना जरूरी है। होते हैं ना कोई कोई ऐसे लोग कि भाई जिनका नाम लेना जरूरी पड़ता है वस्तुतः वो कहीं अन्यत्र होते हैं, लेकिन कुछ प्रसंग यदि उनके संबंधित आ जाए तो वहाँ उसको मतलब नाम तो लेना ही पड़ता है, होता है ना ऐसा लोग, तो इसलिए ले लिया। चलिए यहाँ पर आया अभी सर परे विसर्जन, सर परे विसर्जनीय, कितने पद हैं, 2 ठो पद हैं, सर परे विसर्जनीय। अब इतना सोचने की कौन बात है, अब 3 संधियाँ हो गए, ये सब थोड़ी समय रहेगा। क्या सर परे विसर्जनीय, यहाँ सर परे में देखो, सर परो यस्माद सह सर पर, हाँ बोलो ना, क्यों दब रहे हो आवाज, सर पर तस्मिन क्या बन जाएगा, तस्मिन सर परे, सर परे इति सप्तम एक वचनांतम। आया कि नहीं आया, कि सर है पर में जिसके, ऐसे को क्या कहेंगे, सर पर। अब वो चाहे कोई भी हो अन्य पदार्थ, ठीक है ना, अभी देखेंगे कौन है। और तस्मिन सर परे, आया कि नहीं, ये कर दिया। और आगे क्या, विसर्जनी, यह ये तो जानते ही है, प्रथमिक वचनांत, यहाँ सब जगह वो लगा देना। पर यह शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नादरीय है, क्योंकि इन सब में प्रश्न हो सकता है। खरवसानी और विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय, इन सब में प्रश्न हो सकता है कि विसर्ग क्यों नहीं कह दिया, मात्रा लाघव तो था ही, 4 ठो मात्रा कम हो जाती। तो ये सब जगह एक ही उत्तर की पर्याय शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, आया ना, तो वही कर दिया, सर परे विसर्जनीय। इसकी सूत्र संख्या देखो अब, 8 3 35, और इसके पूर्व अष्टाध्याय में निकालो, 8 3 35, 8 3 34 का होगा, विसर्जनीय से सह, विसर्जनीयस्य सह, यही है ना।
विसर्जनीयस्य सह। हाँ, तो विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति यहाँ से ले आना। सर परे विसर्जनीय, दो पद तो है ही, विसर्जनीयस्य सह से किसकी अनुवृत्ति ले आना? विसर्जनीयस्य, ये षष्ठ्यंत की ले आना। सूत्र में जो है वो प्रथमांत है, षष्ठ्यंत की एक और ले आना कि भाई विसर्जनीयस्य स्थाने विसर्जनीयः स्यात्, कि भाई विसर्ग के स्थान में विसर्ग होता है। कब? शर परे। अब शर परे का कोई विशेष्य नहीं कहा। शर परे कौन? क्योंकि शर परे मतलब सर है पर में जिसके, ऐसा कोई और होना चाहिए ना, खरी बरी कुछ होना चाहिए ना, तो उसकी अनुवृत्ति कहाँ से लाएंगे? ऊपर देखो, चलो ऊपर चलो। विसर्जनीयस्य सह मयो उयो वो वा गमो ह्रस्वदचि गमुन नित्यम। चलो फटाफट। शीतुक नश्च दहसि धुट नोह पुक्तुक शरी न परे नह हेम परे वा मोराजी समह क्वौ नश्चा पदान्तस्य झलि मोनुस्वारः हलि सर्वेषां नीच पदे ओतो गार्ग्यस्य लोपः शाकयस्य योर्लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य योष। अष्टाध्यायी में देखो, कहाँ देख रहे हो तुम? हम वो सूत्र ही हैं? नहीं तो ये किस लिए बैठे हो इधर? तो तुम क्या देख रहे हो? उसको देखने के लिए कुछ काम देखना है उसमें, इसलिए देखने के लिए कहा है। मजाक थोड़ी चल रहा है कि तुम सिद्धांत कौमुदी देख रहे हो, वो देख रहा है उसमें विसर्जनीय से सह में खरवसानी और विसर्जनीय से ही हम लाए थे, खरी किए हुए। अरे वही तो कह रहा हूँ कि ऊपर से देखना है उसको क्रम से। वहाँ उससे लाए थे, वो क्या मतलब होता है? वहाँ पर क्या किए थे? वहीं से लाए थे, हमको जाना है उल्टा पढ़ के वहाँ तक। कहाँ पहुंचे थे? चलो बोलो, चाल करो। वहाँ मिला कहाँ है? योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य। बताओ संख्या मूर्ख राज को। 8 3 18। परम मूर्ख हो तुम, इतना समझ के रखो। हाँ, जाते जाते मैं तुमको एक दे रहा उपमा। हाँ, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी हाँ, रोहो सुपी खरवसानिवर विसर्जनीयः। आया? यहाँ तक जाना है। यहाँ से वो खरवस है। अब यहाँ ध्यान दो, कहाँ इसमें भी खरी है, खरवसान योहो है, खर्च अवसानम च, अरे विरामो वसानम नपुंसक लिंगे ना, तो खर्च अवसानंच इति खरवसाने तयोहो खरवसानयोहो इति सप्तमी द्विवचनांतम, ऐसा था ना। तो यहाँ भी खरी नहीं है पंडित जी, तो इसलिए जा रहा था कि देख के चलो कि बताना है कुछ इसमें। देखो खरवसान यो हो एक है ना, तो वो क्या बताए? सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, ठीक है ना। खरी यहाँ से लेने आओगे, अवसाने भी आएगा, तो क्या करोगे फिर? एक देश से स्वरी तत्व प्रतिज्ञा माननी पड़ेगी कि खरी इस एक देश में, खर जो एक देश है, खरवसान यो हो समस्त है, लेकिन इसका एक देश जो खर है उसी में केवल स्वरी तत्व प्रतिज्ञा है ना। स्वरी तत्व और परिभाषा कौन आई थी? स्वरी तेना कि स्वरी तत्व युक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम। अब देखो खरवसान यो हो पूरा है एक पद, लेकिन उसके एक देश में हम क्या मानेंगे? स्वरी तत्व प्रतिज्ञा करेंगे, मतलब कि वो है ही, हमको केवल तो समझना है। तो उसके एक देश में स्वरी तत्व युक्त केवल खर है, तो वही अधिकृतम बोध्यम, तो वही खर आएगा। सप्तमी अब एक है तो क्या सप्तमी में बनेगा? वो तो दो, इसलिए खरवसानियो बना, एक हो तो खरी, यही बनेगा, तो वही खरी ले आए हैं। ये बात समझ के रखो, ये सब समझना है धीरे धीरे। अब कि वही थोड़ी ना बात बताऊंगा कि कहाँ से ले आए, इतना ही देखना होता, इतनी मेहनत नहीं ना होती। अब जैसे आगे बढ़ते चलोगे वो सब बातें नहीं होगी, कुछ कुछ बातें मिलती जाएगी, ऐसी मत बैठो मूर्ख राज की तरह। चलो क्या कर दिया? तो इधर से खरी ले आए, पढ़ो अब क्या? तो सर परे खरी, सर परे खरी, सर परो यस्मा, सर है पर में जिसके, ऐसा खर यदि पर में हो तो विसर्ग को क्या होता है? विसर्ग ही होता है, नित्य होता है, ठीक है ना। विकल्प नहीं। आओ अब सूत्र मूल में आओ। शर्परे विसर्जनीयः, हाँ, शर्परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः नत्वन्यत्। ये कर दिया। अब प्रश्न होगा कि भाई विसर्ग को विसर्ग करके क्या काम होता है? विसर्ग तो था ही, अरे विसर्ग तो था ही, विसर्ग को विसर्ग करके क्या करना है? तो उसका काम है कि और कुछ न हो जाए, है ना, और कुछ न हो जाए। जैसे इसके पहले मैंने बताया था एक जगह, मत्स्य म एवं स्यात्, ये लिखा था, म को म ही होता है। अब म था ही तो उसको म करने की क्या जरूरत कि और कुछ कार्य वहां पर मोनुस्वार इत्यादि न लग जाए। सम्राट कौन सूत्र में आया था? ये मूर्ख तरीका। मोराजी समह को हेम परेवा में कहाँ है?
म परे हकार है, परे कहाँ सम्राट है हकार में? हकार कहाँ है सम्राट में? पूरे सम्राट में हकार नहीं है, कहाँ का ये म परे वा? मोराजे समाप्त। तो तुमको अक्ल अक्ल है कि नहीं है? गए गुजरे हैं सब। तो क्या हुआ, ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हो तुम? गलत गलत कैसे निकलता है तुमसे? कैसे गलत निकल जाता है? नहीं पता है एम परिमा में ये लिखा है, कम से कम हकार तो चाहिए पूरे उदाहरण में। सम्राट में ह तुमको दिख रहा है? अंधे तो हो तुम, ऐसे दिमाग के भी अंधे हो क्या? सम्राट में ह कहीं सुनाई दे रहा है? तो फिर कैसे ये हो सकता है कि एम परिवा का नाम ही कैसे आए सम्राट के प्रसंग में? यही लगता है मुझको, इसके भ्रम में ही संदेह हो जाता है। कैसा भ्रम हो तो हो कैसे भाई? यही मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। इसका तो छोड़ ही दो, वो तो है ही पातालवासी, यहाँ रहता ही नहीं दिमाग उसका। तो आया कि नहीं आया? तो क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर? विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही हो और कुछ नत अन्यत लिखा है आगे उसका फल, न तू अन्यत, और कुछ न हो। विसर्ग को विसर्ग ही हो, न तू अन्यत। आया कि नहीं? अन्यत न भवती, है ना? तो चलो वही कर दिया। पढ़ो मूल पढ़ो। सर्परे विसर्जनीय, विसर्जनीय सर्परे खरी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न त्वन्यत्। सर पर खर यदि पर में हो तो विसर्ग को विसर्ग ही होता है, न तो अन्यत। ये कर दिया। इसकी उदाहरण देखेंगे, लेकिन इतना अर्थ समझ में आ गया ना? अब देखो खरी के विषय में कुछ लिखा है टीकाकारों ने। खरी में लिखा, हाँ, खरीति कौन टीका है? बाल मनोरमा। हाँ पढ़ो। सर्परे खरीति विसर्गस्य विसर्ग विदौ फलम आह। अरे वो नहीं है। सर्परे विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते, खरवसानयोः इत्यतः खरग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते। मंडूकप्लुत्या अनुवर्तते पंडित जी। और पाऊंगे पंडित, खर ग्रहणम, खर जो है वो मंडूकप्लुत्या अनुवर्तते। देखो इसके पूर्व में अभी हम लोगों ने सूत्र देखे, बहुत सारे सूत्र आए, सब में खरी नहीं जाता है ना? व्योर लघु प्रयत्न उसमें कहाँ खरी है? वृत्ति देखो उसकी, उसके बाद बहुत सारे सूत्र आए, कहाँ खरी है? उन सब में कहाँ खरी है? कोई जगह खरी नहीं है। मतलब सब जगह नहीं ना है? नहीं है। तो मंडूकप्लुत्या अनुवर्तते, ध्यान रखना। ये मत भ्रांति कर लेना कि कभी भी अष्टाध्यायी मान लो याद हो तो ऐसा हो जाए कि भाई इधर से खरवसानी और विसर्जनी खरी जा रहा है वहाँ तक, कहाँ तक? वो सर पर विसर्जनी है, तो इसके विरुद्ध अनुवर्तते लिख रहा है। समझ में आया? चलो पढ़ो, फटाफट पढ़ो। खरवसानयोः इत्यतः खरग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते। हाँ, सर्परो यस्मात् इति बहुब्रीहि। इति बहुरी, ये तो बताई दी आप लोगों को। आया ना? तत्वबोधि निकाय लिख रहे खरी में कुछ। हाँ, सर्परे विसर्जनीयः सर्परे इति बहुब्रीहि अनुवर्तमानश्च खर अन्य पदार्थः। सर परो यस्मात्, मैंने कहा था ना अन्य पदार्थ कौन होगा? तो कोई और कुछ नहीं, खर, वो जो खर अनुवृत्ति है कि सर है पर में जिसके ऐसा जो खर, ऐसा खर यदि पर में हो तो विसर्ग को विसर्ग ही होता है, यही लिखा। चलो अन्य पदार्थ खर ही है। हाँ हो गया, इतना ही लिखा। हाँ चलो कोई बात नहीं। आया ना? ये सब समझ के रखो पंडित जी, ऐसे मत वो रखो। अष्टाध्यायी तो साथ में रखनी है, बिना अष्टाध्यायी के जीवन नहीं चलेगा व्याकरण शास्त्र में, इतना याद रखो। हुआ? अब देखो ये कर दिया, ठीक है ना हम लोगों ने? सर परे खरी विसर्जनीय से विसर्जनी, ये वसियात। अब 2 मिनट रुकिए। हाँ चलिए, क्या अर्थ कर दिया? आइए फिर से। सर परे विसर्जनी, यह क्या अर्थ कर दिया? हाँ ये कर दिया, ठीक है ना? ये कर दिया। अब देखो उदाहरण देखा जाए। कहत सरुह, कहत सरुहु, है ना? सरुहु मतलब क्या होता है? खड्ग मुष्टि जो होता है ना नीचे पकड़ने वाला, वही उसको क्या कहते? सरुहु। तो आधा आगे सरुहु, सरुहु ये उसका। कहत सरुहु, कह आप जानते ही है किम शब्द का पुल्लिंग में कह बन जाता है कि नहीं है? तो स्त्रीलिंग में का बनता है, का के कहा, यही बनता है ना। और नपुंसकलिंग में किम के काने, और पुल्लिंग में कह कौ के चलता है। तो वही ये कह है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का, ठीक है ना? कह ये बन गया। अब बनानी प्रक्रिया आपको पता ही है कि भाई किम शब्द से सूल आएंगे, विभक्ति परे रहते, किम कह से क्या कर दें? क कर दें,
क सु को रुत्व विसर्ग कर देंगे कह बन जाएगा। तो देखो अभी क्रम से चलो, क से सु लाए, आगे सरु है, ठीक है ना। वाक्य संस्कार पक्ष में ही ये सब उदाहरण है, इतना ध्यान रखना है ना, क्योंकि पद संस्कार पक्ष में तो कह अलग बनेगा, सरु अलग बनेगा, कोई खर परक सर को ना तो खर ना खर परक सर, कुछ नहीं बात है कि नहीं। तो ये सब इसी में चलता है। चलिए आया ना, तो क से क्या आगे सु है, सु का स है, ठीक है ना। तो स है उसको क्या लग जाएगा, पदांश ही उसको रू कर दिया र, तो क र सरु, फिर क्या लगेगा अब, क्या पर में है, खर पर में है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पदांत ये जो रेफ है उसको विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बना जाएगा, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर देखो ये सर पर विसर्जनीय तो आएगा, लेकिन वो यदि न हो सर पर विसर्जनीय, इतना सोच के पहले रखो। तो कौन सूत्र लगता है अभी, कहत खर पर में है ही, तो विसर्ग को क्या होने चलता है, सत्व हो जाता। आया कि नहीं आया। तो ये विसर्जनीय से सह से सत्व प्राप्त था, उसको अपवादत्वाद करने के लिए सूत्र आ गया कौन, शर परे विसर्जनीय, कि भाई खर पर अक्षर यदि पर में रहे, खर परे रहे तो लगो, लेकिन यदि शर पर खर पर में यदि रहा तो वो विसर्ग को विसर्ग ही होगा, न तो अन्यत, न तो सत्वादिकम, सत्वादि कोई कार्य नहीं होगा। बात समझ में आई। तो देखो शर पर अक्षर है कि नहीं है, तो शर पर अक्षर मतलब पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद शर होना चाहिए। देखो कहत सरु में पहले खर है कि नहीं है, हाँ, और उसके बाद क्या शर है कि नहीं। तो ये शर पर अक्षर कौन हो गया, आपका त हो गया, इसके परे रहते वो विसर्ग को विसर्ग ही हो जा। बात समझ में आई, आया ना। चलिए तो ये कर दिए। देखो ये यहाँ घट जाएगा ना, अपवादत्वाद घटाइएगा, ठीक है ना, अपवाद सूत्र हो जाएगा। ये कौन, शर पर विसर्जनीय, किसका, क्योंकि जहां जहां इसकी प्राप्ति है, किसकी, शर पर विसर्जनीय, वहां सब जगह उसकी प्राप्ति है ना, अवश्य प्राप्ति है ना, क्योंकि वो तो केवल खर परे कहते हैं, ये सर पर खर परे रहते कहता है, दोनों करते विसर्ग को ही, एक सत्व करता है एक विसर्ग करता है। आया नो। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये ना ये विसर्जनीय से सह की अवश्य प्राप्त हो, विसर्जनीय इति विधि आरभ्यते, तो स तस्य बाधको भवति। सर परे विसर्जनीय इति विधि कस्य बाधको भवति, इति सूत्रस्य बाधको भवति। आया कि नहीं आया, तो यही तो कर दिया। चलो तो इसलिए क्या बात कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को, क्योंकि सर पर खर पर में है तो क्या रूप बन जाएगा, बस यही रहेगा, न तो अन्य किमपि। तो कहत स्वरूप बन गया। ये पहला उदाहरण आया। दूसरा क्या दिया, क्षोभण। ये घना घना क्षोभण मंत्र में आया था, है ना, कहाँ मंत्र में आता है, बहुत मतलब पंडित बने फिरते हैं कर्मकांड के। एक पंक्ति वो जो घना घना क्षोभणश्च रेखणी नाम, कहाँ का है ये बोलो, ऐसे रेखणी नाम से होगा उसका। चलिए घना घना क्षोभण ये स्थिति है। देखो घना घना क्षोभण, यहाँ पर भी वो विसर्ग जो है उसको सु था, उसको रू हुआ है, और खरवसानी विसर्जन ऐसे विसर्ग कर दिया, घना घना बन गया, आगे क्षोभण बन गया। अब यहाँ पर देखो ये न सूत्र होता, पहले विचार करो कौन सूत्र लगता, वो लगना है, विसर्जनीय से सह लग जाता, क्या हो जाता है यहाँ पर, विसर्ग को सत्व हो जाता। लेकिन वही लगता क्या, और कोई उसको बात करके और कोई लगता क्या, विचार करके बताओ। उसके अपवाद सूत्र देखे हैं विसर्जनीय से सह के, एक दो तीन तो हम लोग देखे, क्या कहता है वो, तो यहाँ क्या पर में है कि नहीं है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो जीवा मूली होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, बात समझ में आएगी नहीं आए। तो जीवा मूली होने जा रहा था, ये बात ध्यान रखना, ये मत कहना कि विसर्जनीय से सह से सत्व प्राप्त था, प्राप्त होगा, लेकिन उसको बात करके अब होने क्या जा रहा था, कुपो अकपोच से जीवा मूलीय होने जा रहा था। कवर के परे रहते वो विसर्ग को जीवा मूलीय होने जा रहा था। आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान रखना। ये मत कह देना कि भाई विसर्जनीय से सह सह हो जाता, यदि सर परे नहीं होता तब, ऐसा मत कहना। सर परे नहीं होता तो यहाँ क्या हो जाता, जीवा मूलीय हो जाता। आया कि नहीं आया, कुपो अकपोच के द्वारा। कहत स्वरूप में क्या हो जाता, उसमें तो सिर्फ विसर्जनीय से सही, उसमें गुप्पो अगपो नहीं ना प्राप्त था, वहाँ त पर में कवर पावर पर में है नहीं, इसलिए उस वहाँ सत्व प्राप्त था, और यहाँ पर जीवा मूलीय प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर अब कौन आ जाए, शर परे विसर्जनीय। ये कह दिया कि भाई यदि शर पर खर परे रहे, तो देखो पहले खर होना चाहिए ना, तो विसर्ग के बाद देखो कौन पर में है,
खर में आ गया, वर्ग का प्रथम द्वितीय श स तीनों आते हैं, तो ये खर में आ गए। इसके पर में शर है कि नहीं है? कौन है? मूर्धन्य श, क श, वो मूर्धन्य श का मिल के ही तो क्ष बनता है। तो वही शर पर खर मिल गया तो विसर्गों को क्या हो जाएगा? विसर्ग ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? घना घना क्षोभणा। आया कि नहीं आया? बस यही तो है उसका, पढ़ो। घना घनः क्षोभणः हाँ, इह यथा यथम सत्वम जीवामूल्यश्च न। आया कि नहीं आया? यहाँ यथा यथम जो सत्व प्राप्त है ना, यथा यथम मतलब ये मतलब जो प्राप्त था, यथा संभव जहाँ जो प्राप्त, यथा यथम मतलब वो यथा संख्य मनुदेश नहीं लगाना जा रहे, ये मत लगा यथा संख्य मनुदेश समानाम नहीं लगा रहे। यथा यथम मतलब यथा संभव है ना, यथा संभव जो हो रहा है। पहले में क्या हो रहा था? पहले में मतलब विष्णु आता है यहाँ पर। और कहत सर्वु। इधर आओ, पहले इधर आओ, फटाफट आओ, मुझे समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तुमको नहीं कहते हैं ना कोई तो ये सब गलतियाँ होती है, बार बार गलत, बार बार गलत। विष्णु स्थाता में विसर्जनीय से सह नहीं लगता है, वहाँ कहाँ सर पर प्राप्त ही है? प्राप्त है सर पर विसर्जनीय, क्यों नहीं प्राप्त है? ये सर पर अक्षर नहीं है वहाँ। हाँ, तो फिर पागल हो तो क्यों फिर बार बार गलत बोलना तुमको? तो आया समझ में? हाँ, नहीं चाहिए गलत इतने। अब 10 ठो गलती किया नहीं वो करने का, आप देखो कितनी बार गलत बोलता है पूरे पाठ होने तक, ये होता है अंतर। तो आया कि नहीं आया? देखो अब तो क्या हो जाएगा? कहाँ पर प्राप्त था? प्राप्त था कह सर्वु। यहाँ पूरी लिंग तोड़ देगा पूरा, कि क्या कैसे करना है, क्या समझना है, पूरा बिगाड़ के रख देगा पाठ को। तो क्या प्राप्त था? कहत सर्वु, यहाँ पर विसर्जनीय से सत्व प्राप्त। सत्व प्राप्त था कि नहीं था? और घना घना क्षोभणा में, हाँ, तो वो अब नहीं होंगे। कब? जब क्या रख दिया हमने? जनी यह कर दिया, सूत्रारंभ कर दिया, तब आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया। इसके पहले आपको बताया गया है सर परे विसर्जनीय का अपवाद कुप्पो का पहुंचा नहीं होगा, बताया था ना? क्यों? क्योंकि कुप्पो का पहुंचा है वो आगे का है, और ये आगे का होता है पीछे का होता है, उससे क्या मतलब? बोलो तुम। पोचा जो है वो विसर्जनीय से सह का ही अपवाद सूत्र होगा। इसका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बोलो? क्योंकि यहाँ पर वो यह ना प्राप्त नहीं घटेगा। हाँ, वो नहीं, वो अपवाद का जो लक्षण है वो नहीं घटेगा। ये न क्यों नहीं घटेगा ये बताओ? क्योंकि पोचा कवर्ग और पवर्ग में परे रहते विसर्ग को करता है, लेकिन ये जो सर परे विसर्जनीय है वो सर पर खर रहने पर ही करता है। तो पोचा के अपेक्षा ये हूँ का कर रहे हो, सही बोलो। उस इतना बोलने से थोड़ी ना होगा। वो कवर पवर परे रहते करता है, सब जानता है ये सर पर खर परे रहते होगा, क्यों नहीं घटेगा ये न्याय? ये बोलो फटाफट। क्योंकि वृत्तियाँ बोलता है, उसको लगता है कि ऐसे घुमाएंगे तो हो जाएगा। तुम्हारे बाप बैठे साले इधर, एक अक्षर गलत नहीं सुनेंगे। सर पर विसर्जनीय की अवश्य प्राप्ति नहीं है। हाँ, क्या? सर पर विसर्जनीय की अवश्य प्राप्ति नहीं, कहाँ पर नहीं? जैसे बताना पड़ेगा ना। ये सब हवा में क्यों बात कर रहे हो? सीधे लक्ष्य में जाओ ना। की जहाँ पर प्राप्ति है वहाँ पर सर पर विसर्जनीय की अवश्य प्राप्ति नहीं है, इसलिए। अरे कहाँ पर? वही तो कह रहा हूँ, हम बातें क्यों कर रहे हो? जैसे उदाहरण बोलो ना फटाफट। वासह क्षोमम, वहां पर क्या? यहाँ पर नहीं प्राप्ति है, वहां पर सर पर विसर्जनीय की। वासह क्षोमम में है ही, तो अवश्य प्राप्ति होगी सर पर विसर्जनीय की। ये तो मूर्खराज फल दिया था, तेना करके फल दिया था। तुम जो वो पंक्ति से समझाना चाह रहे हो ना, वो तो फल था उसका, कि अपवाद न होने के कारण सर पर विसर्जनीय वासक सोमम में विसर्ग ही होगा, ये कहा था। हाँ, अरे उसका जो लक्ष्य था वही 1000 बार तो बताया था। एक और भी बताया था, कह करोति बताया था कि नहीं बताया था? कह करोति में भी वहां पर कपोच की प्राप्ति है, लेकिन सर पर विसर्जनीय की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वहां पर खर पर में नहीं है, अतः प्राप्ति नहीं है। तो कहाँ अवश्य प्राप्ति हुई? नहीं पाई में कहाँ हुई? नहीं ना, तो कहीं नहीं हो रही है, इसलिए यह ना प्राप्ति न्याय नहीं घटेगा, है ना। तो जब इसलिए वो अपवाद, उसका अपवाद ये नहीं कुपो कपोच नहीं होता है, क्योंकि कुपो कपोच ऐसी जगह भी लगता है जहाँ सर पर नहीं लगता। कह करोति नहीं पाही, ये सब में लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए उसका ही अपवाद नहीं है, केवल विसर्जनीय से सह का ही अपवाद है। कौन?
कुपोह ये आया कि नहीं आया? तो इसीलिए यहाँ घना घनक शोभना में वो सब नहीं होगा बाध्यवाचक भाव। मतलब ये मत कर देना कुपोह कपोच लग जाएगा, अरे उसको बात करके लगेगा सर परे विसर्जनीय। आया कि नहीं आया? हाँ चलिए, हुआ ना? हुआ। चलो तो यही लग गया क्या? सर परे विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, घना घनक शोभना ये बन गया। अब आगे क्या पंक्ति लिखी थी? यह मतलब यहाँ मतलब क्या होता है मूर्ख तरीका? घना घना शोभना, ऐसे ऐसे करने, फटाफट बोलो। कहत सरु और घना घनक शोभना इत्यस्मिन् उदाहरणे यह मतलब। हाँ चलो, यथायथम सत्वम जिह्वामूलीयश्च न। हाँ यथा यथम जो प्राप्त है, मतलब यथा संभव जो जो जहाँ प्राप्त है, विसर्जनीय से सह से सत्व प्राप्त है, यहीं पर कुप्व कपोच से जीवामूलीय प्राप्त है, वो न भवति। यह अस्मिन् उदाहरणे न भवति। क्यों न भवति? क्योंकि सर परे विसर्जनीय से विसर्ग ही को विसर्ग ही हो जाएगा, न तो अन्यत, और कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई? तो चलिए वही बना दिया, कहत सरु घना घनक शोभना हो गया। आया? चलो पढ़ो। सर्परे विसर्जनीयः सर्परे खरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न त्वन्यत्। कहत् सरुः घना घनः क्षोभणः इह यथायथम सत्वम जिह्वामूलीयश्च न। आया ना? आगे बढ़ो। अब वासरी आ गया। देखो कितने पद है इसमें? दो पद है। वा इति शरी इति, सीधा अर्थ है शरी है। इसमें आगे विसर्जनीय से की अनुवृत्ति ले आना। वासरी कहाँ का है अष्टाध्याय में? 8-3-36। अब देखो क्रम से चल रहा है। सर परे विसर्जनीय 8-3-35 का था, विसर्जनीय से सहा 8-3-34 का है ना? तो वही क्रम है 34, 35 और 36। तो वही विसर्जनीय से सहा से किसकी अनुवृत्ति ले आना? विसर्जनीय से की अनुवृत्ति ले आना। तो विसर्जनीय से किमपि कार्यम स्यात् कब विकल्प से होगा? कब? शरी परे। अब क्या होगा? तो वो ले आओ सर परे विसर्जनीय से विसर्जनीय की अनुवृत्ति ले आओ। विसर्जनीय से विसर्जनीय वा स्यात् शरी परे। बस इतना ही अर्थ है संक्षेप में, है कि नहीं? कि भाई विसर्ग के स्थान में विसर्ग होता है, विकल्प से होता है। ये बात ध्यान रखना। कब? सर परे रहे तब। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना वो कहता है। सर परे विसर्जनीय कब लगता था? वो भी विसर्ग को विसर्ग करता, नित्य करता था, लेकिन कब? खर परे रहते तब कर। सर पर खर परे रहते, और ये सर परे रहते। सर में केवल 3 ही आएंगे ना? कौन कौन? स ये आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ये कर दिया। चलो पढ़ो। शरी परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्यात् कर दिया। चलो हरिहि शेते। हरि शेते, देखो हरि शेते, हरि सो रहा है, ठीक है ना? शेते मतलब क्या? सो रहा है। हरि शेते, अब सोते ही रहेंगे पता नहीं। हरि है, आगे सू लाए है ना? ये सू को क्या हो जाएगा? हरि सू। सू का उकर चला जाएगा, स बचा। स को क्या हो जाएगा? सो रू पदान सकार को रुत हो जाएगा, रुका रह बचा। हरिर शेते बन गया। अब कौन लगेगा? पदांत रेफ है ही है, और क्या पर में खर भी है। कौन खर पर में है? श तालव्य शकार, है कि नहीं? तो उसके पर रहते रेप को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शेते स्थिति बन गया। अभी इस स्थिति में कौन लगने जा रहा है? इसको विचार करो। वासरी के पहले सर्वप्रथम ये विसर्जनीय से सह, हाँ, बाद में उसको बात करके सर पर विसर्जनीय लग जाएगा ना? लग जाएगा। हाँ कैसे लगेगा बताओ? खर पर कहता है तो क्या क्या कहता है? सर परे विसर्जनीय क्या अर्थ कहा? अर्थ बोलो पहले उसका। सर परे खरी विसर्जनीय आप बताओ कैसे लगेगा? विसर्जनीय नहीं लगेगा। क्यों? वो सर पर खर पर में कहता है। तो खर तो पर में है ही ना? खर पर में है, लेकिन सर परक नहीं है। क्यों? अकार परक है। शेते में नहीं, एकार परक है। शकार उत्तर दीजिए, एकार है वो। हाँ एकार परक है। आया कि नहीं है? वो तो सर में आता नहीं है, तो सर परक खर पर में नहीं मिला, आता है वो नहीं लगेगा। तो कैसे बल दे भग भग भग? इसलिए तो कह रहा हूँ सोच के बोलो, ये सब चीजें ही देखनी है। ये सूत्र के पहले कौन लगेगा ये विचार करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है ना? ये सूत्र तो लगा ही देंगे, लगाना होगा तो, लेकिन इसके पहले ये विचार किया करो कि क्या होने जा रहा था। ये सूत्र नहीं होता तो ये सूत्र ने आगे नया काम क्या चीज किया है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। चलो तो वो नहीं प्राप्त था, तो कौन प्राप्त था? फिर विसर्जनीय से सह ही होने जा रहा था, नित्य सत्व, वो मतलब सत्व ही करने जा रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा? अब ये सूत्र आ गया वासरी। उसने कहा कि यदि सर पर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो विसर्ग को विसर्ग विकल्प से हो जाएगा। तो देखो सर पर में ही शेते का श, तो विसर्ग को विसर्ग विकल्प से हो जाएगा। जब हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? शेते। ये पहले बना दिया, अब ये लग गया। अब जब ये विकल्प से करता नहीं लगेगा तब क्या लगेगा?
इधर आओ, इधर आओ, फटाफट आओ, फटाफट इधर आओ, इधर आओ। मैंने ये कहा कि वह सरी लग जाएगा, सर परे रहते विसर्ग को विसर्ग विकल्प से हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा, हरि शेते बन जाएगा। वो जब नहीं लगेगा उस स्थिति में, अब हरि शेते स्थिति है, अब इस स्थिति में कौन सूत्र लगेगा? और तुमने क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कैसे स्टोस चुना चू, यहाँ पर किसको स्टोस चुना चू सुत्व करना है? तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो जब तक उसका वो आया ही नहीं बात? ज्यादा आगे मत बढ़ो, क्रम से चलो, ज्यादा बुद्धि बढ़ जाए तब भी दिमाग खराब हो जाए। क्या? लग जाएगा। हाँ ये बोलो, अब तुम क्या अंड बंड बोलने जा रहे थे? हरि शेते स्थिति है तो यहाँ विसर्जनीय से हाँ, पक्ष में क्या लग जाएगा, विसर्जनीय से सत्व हो जाएगा, खर पर में है ना, तो वही हो जाएगा, सत्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हरिश शेते। अब बताओ अब कौन लगेगा, सुनाश्चू लग जाएगा। वो क्या कर देगा, शकाश्चू का योग है ही शकार का, तालव्य शकार का, तो क्या दंत्य शकार को क्या हो जाएगा, तालव्य शकार, तो क्या बन जाएगा, हरिश शेते, ये रूप बन जाएगा। तो यही तो लिखा, हरि ही शेते हरिश शेते। दो ठो उदाहरण दिए, पढ़ो वासरी। वाशरी शरी परे विसर्जनीय से विसर्जनीय एव वास्या। हाँ, हरि शेते हरिष्येते। आया कि नहीं आया? ये चलो, खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। हाँ ये वार्तिक आया, अब इसको समझिए थोड़ा, है ना। देखो एक स्थिति में बताओ आपको, राम स्थाता, इसको समझो पहले, राम स्थाता। स्थाता मतलब जैसे कर्ता बनता है ना, वैसे स्थाता बना है, स्था धातु का, स्था गति निवृत्त हो, है ना, मतलब रुकने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, स्थाता, है ना। गति निवृत्ति मतलब क्या, रुकना, यही हुआ ना, गति की निवृत्ति हो जाए, स्था गति निवृत्त हो, गति की निवृत्ति मतलब रुक जाना, तभी तो हम कहते तिष्ठति, राम तिष्ठति का कि मतलब क्या होता है, राम खड़ा है, मतलब गति वो अभी नहीं कर रहा, जा नहीं रहा। अहम तिष्ठामी, तुम तैयार हो जाओ तब तक अहम तिष्ठामी कहते कि नहीं कहते, मतलब मेरी गति रोक रहा हूँ, है ना, यही उसका तात्पर्य है ना। तो चलिए यही, तो वही त्रिच प्रत्यय कर दिया कर्ता अर्थ में, तो क्या बन गया, स्था धातु से स्थाता बन गया। शब्द क्या है, स्थात्री शब्द है, जैसे कर्त्री बनेगा ना वैसे स्थात्री शब्द, उसका स्थाता बन जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? और शायद वो लूट लकार में भी स्थाता बने, लेकिन अभी हम फिलहाल त्रिच प्रत्ययांत वाला मान करके ही काम चल रहा है, ठीक है ना। तो स्थाता बन गया, स्थाता मतलब रुकने वाला, तो राम जो है वो रुकने वाला है, अपने भक्त के लिए रुकने वाला है, ये नहीं भग जाता है कि नहीं है, रुकता है, वो अपने भक्त को साथ में लेके चलेगा, वो ऐसा वाला आदमी। तो राम स्थाता ये कर दिया। अब राम प्रथमा स्थाता, प्रथमान दोनों अलग अलग पद है, ध्यान रखना, समास समास नहीं किया है, भ्रांति मत पालिएगा। राम सु कर दिया, सु को रुत्व कर दिया, रुत्व को विसर्ग कर दिया। अब समझ रहे हैं ना सब चीजें, तो क्या स्थिति बन गई, राम ये बन गया। अब देखो इस स्थिति में अब कौन लगने जा रहा था, बताओ कौन लगेगा, विचार करके क्रम से बोलना। सर्वप्रथम कौन प्राप्त है, सह, इसके द्वारा क्या प्राप्त है, सत्व प्राप्त है, लेकिन उसको क्या अब क्या लगेगा, उसको बात करके कोई लगने वाला है, कोई नहीं है। वाशरी क्या कहता है, शरी परे विसर्जनीय, यहाँ बताओ अब है कि नहीं, सर पर में स्थाता का स है वो सर में आ गई, तो कैसे मना कर दिए कि और कुछ प्राप्त नहीं है, हैं? बोलो, गलती हो गई। मूर्ख तरीका, ऐसी कैसे गलती हो जाए। अभी दो सूत्र पढ़े, कल थोड़ी न पढ़ा है, अभी पढ़ा है, वो भूल जाओगे तो कल कहाँ तुम मतलब जहन्नुम में जाओगे, मुझे पता है तुम 1-2 महीने में। तो आया कि नहीं आया, तो वासरी लग रहा, तो सर परे विसर्जनीय से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों, खर पर में ही सर पर में नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वासरी लगने जा रहा था, वो क्या करता है यहाँ पर, विसर्ग के स्थान पे विसर्ग कर देता, तो जब कर देता तब क्या रूप बनता है, राम स्थाता, और नहीं करता वो तब क्या बनता है, विसर्जनीय से सह हो जाता तो रामस्थाता है, रामस्थाता। हाँ, दो सकार वाला बोलो, दो सकार स्थाता, ये रामस्थाता साथ में ही बोलना है, लेकिन दो सकार वाला बनेगा। ये आया कि नहीं आया, ऐसा होने जा रहा था, यही दो रूप बनने जा रहे, लेकिन एक वार्तिक आ गया, है ना। वार्तिक क्या स्वरूप कहा, वार्तिक का खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। क्या वार्तिक है, खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। खर परे सरी, देखो सर परे विसर्जनीय में जो था ना उसका उल्टा है, क्या, वहां सर परे खरी था, यहाँ पर खर परे शरी, बस। तो सर परे विसर्जनीय याद रहेगा तो ये वार्तिक का स्वरूप भी याद रह जाएगा, वरना ये वार्तिक के स्वरूप में हर बार संदेह होगा, सर परे खरी खर परे सरी,
बात समझ में आई। लेकिन सर परे विसर्जनीय याद रहेगा तो उसका उल्टा है, वहाँ सर परे है तो यहाँ खर परे है, वहाँ आगे खरी है अन्य पदार्थ तो यहाँ शरी है। बात समझ में आया। इतने से आपको अब वो वार्तिक का स्वरूप कभी भी नहीं भूलेगा। क्या बन गया, खर परे सरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य, कि भाई खर पर अक्षर यदि पर में हो, है ना, तब क्या होता है, विसर्ग का लोप विकल्प से होता है। बात समझ में आई। रामः स्थाता, ये स्थिति मैंने आपको बताई कि नहीं बताई। क्या होना चाहिए पर में, विसर्ग से पर में क्या रहे तो विसर्ग का लोप कब होता है, खर परक क्षर पर में रहे तब। खर परक सर मतलब पहले क्या होना चाहिए, पहले शर होना चाहिए। शर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शर होना। हाँ, अन्य पदार्थ जो होगा उसको पहले होना चाहिए, और वो परे जिसमें बहुरी समझ पर का साथ जिसका वो उसको बाद में होना चाहिए। ये तो समझ ही रहे, अर्थ से रटने वाली बात नहीं है, समझ के बोला करो। तो पहले क्या होना चाहिए, शर होना चाहिए। शर होना चाहिए। देखो रामः स्थाता है, क्या है पहले, शर है, पहले स। शर है, स। दंत्य स है ना, तो शर है। उसके बाद खर होना चाहिए ना, तो देखो क्या है उसके पर में, वो खर में आ गया ना, वर्ग का प्रथम द्वितीय और स तीन, ये कितने आते हैं, 13 वर्ण आते हैं ना, तो यही थ आ गया वर्ग का द्वितीय होने के नाते। तो चलिए आ गया तो क्या, खर पर अक्षर पर में मिल गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विकल्प से लोप हो जाएगा। कौन वार्तिक से, खर परे विसर्ग, विसर्ग लोपो वक्तव्य। हाँ, खर परे सरी वा विसर्ग लोपो वक्त, इसके द्वारा विसर्ग का लोप कर दो विकल्प से, क्या बन जाएगा, राम स्थाता। बस राम स्थाता, यही रूप बना। अभी विकल्प से कर रहा था, जब ये नहीं करेगा तब कौन सूत्र लगेगा, तब बासरी लगना है ना, वही लगेगा ना बासरी, इसीलिए बासरी लगेगा। वो भी विसर्ग के स्थान में क्या करता है, विसर्ग करता है, विकल्प से करता है। जब वो करेगा तब क्या हो जाएगा रूप, राम स्थाता। जब वो नहीं, वो भी नहीं लगेगा तब क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से स से विसर्ग के स्थान में सत्व हो जाएगा, तो राम स्थाता। तो कितने रूप बन गए, 3 रूप बने। 3 रूप बन गए। उसमें पहला कौन सा है, पहला विसर्ग लोप वाला, हाँ। राम स्थाता। नंबर 2 का, विसर्ग वाला, हाँ। ये वासरी से, तो राम स्थाता। नंबर 3 का, सत्व वाला, विसर्जनीय से स के द्वारा, राम स्थाता। चलो पढ़ो 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 पढ़ो। खर परे सरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्यः। राम स्थाता, रामः स्थाता। बना, राम स्थाता, पहला को लोप वाला है, राम स्थाता, और उसके बाद रामः स्थाता। ये कौन लगा है, यहाँ पर वासरी वासरी लगा है, ठीक है ना। जब वो विसर्ग लोप नहीं हुआ तब ये लगा, फिर रामस स्थाता ये नहीं दिया। वो आगे पढ़ो ना, लिख रहा है कुछ, अभी खत्म थोड़ी ना हो गई सिद्धांत कौमुदी। हरिस्फुरति, हरि ही। दूसरा उदाहरण देख लो, वो सब के साथ में लिखेगा, उसको समझ के रखो। अभी हरिस्फुरति देखो, हरि ही स्फुरति है ना, कि हरि जो क्या स्फुरण हो, स्फुरित हो रहा है, हरि जो है वो स्फुरति। तो हरि ही, हरि सु था, सु को क्या कर दिया, रुत्व कर दिया, उसके खरवजानी और विसर्जनीय से खर परे रहते विसर्ग कर दिया, तो क्या बन गया, हरि ही स्फुरति। इस स्थिति में कौन प्राप्त था, विसर्जनीय से सह प्राप्त था, उसको बात करके वो प्राप्त नहीं है क्या, सर परे विसर्जनीय, नहीं। क्यों, क्योंकि वो सर परक खर लेता है। तो क्या यहाँ नहीं है, खर तो है पर में, सर परक नहीं है। क्यों नहीं है, सर परक, फ परक है वो। बात समझ में आएगी नहीं, फ परक खर पर में है, सर परक खर पर में नहीं मिला, सर में फ आता नहीं, तो चलो इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं थी, तो कौन लग जाता उसको बात करके, वासरी लगने जा रहा था। वो क्या कर रहा है यहाँ पर, विसर्ग के स्थान में विसर्ग कर देता पाक्षिक। जब वो कर देता तब क्या बनता, नहीं करता तब क्या करता, विसर्जनीय से सह से सत्व कर देता, तो क्या बन जाता, हरिस्फुरति। 2 सकार ऐसे बनने जा रहा था, 2 ही रूप बनता, लेकिन ये वार्तिक आ गया। क्या कहा वार्तिक का स्वरूप, विसर्ग लोपो वक्तव्य। पहले क्या होना चाहिए, तो देखो हरि ही स्फुरति में देखो पहले क्या है, स है, शर में आ गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, खर होना चाहिए, तो खर है कि नहीं, फ आ गया, वर्ग का द्वितीय है, तो खर पर अक्षर पर रहते विसर्ग का क्या हो जाएगा, विकल्प से लोप हो जाए, लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा, जब विसर्ग लोप नहीं होगा तब कौन सूत्र लगेगा, वासरी से विकल्प से क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। वासरी भी विकल्प से लगता है, वो नहीं लगेगा तब क्या होगा, ये बन गया। तो कितने रूप बन गए, तो 3 ठो स्थाता वाले और 3 ठो स्फुरति वाले। बात समझ में आएगी नहीं, राम स्थाता और उधर हरि स्फुरति, तो 3 रूप क्रम से बोल दो। पहले तुम बोलो हरि, राम स्थाता हम बोलो, विसर्ग लोपो वाला, ऐसे बोलते चलो, किसके द्वारा हुआ ये भी बोलते चलो। पहले खर पर विसर्जन, खर पर सर
सर खर परे सरी वा विसर्ग लोप वक्तव्य उससे विसर्ग लोप वाला राम स्थाता। हाँ। फिर वासरी से विसर्ग वाला राम स्थाता और विसर्जनीय से सह के द्वारा सत्व वाला राम स्थाता। 3 ठो रूप तुम बोलो हरीशपुर में। खर परे सरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः अनेन विसर्गलोपः विकल्पेन विसर्गलोपे हरि स्फुरति। वासरि इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने पाक्षिके विसर्गे हरिः स्फुरति। विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने सत्वे हरिः स्फुरति। हाँ देखो अब सही लगता है, ऐसे सही बोलो तो ऐसा लगे कि हाँ तो अब कुछ भी बोलोगे तो कहाँ कोई कहेगा, वो डांटेगा नहीं तो क्या करेगा। अब देखो सही बोला, आया कि नहीं आया, तो ये कर दिया ठीक है ना, 3 रूप बन गए। अब चलो देखो क्या लिख रहा है, इन्होंने दो रूप लिखे, राम स्थाता विसर्ग लोप वाला और एक विसर्ग वाला पास हरीश वाला राम स्थाता, और उसमें बाद हरीश स्फुरति में क्या किया, वहां पर भी ऐसे ही 2 स्फुरति। चलो अब आगे क्या लिख रहा है पढ़ो। पक्षे विसर्गे सत्वे च त्रैरूप्यम। त्रैरूप्यम आया कि नहीं आया? अरे 3 रूप बनेंगे, सीधी तो बात है, वो लिखे ना लिखे उससे क्या मतलब होता है। आगे पंक्ति लिख रहा है ना कि भाई पक्ष में क्या होगा, मतलब ये विसर्ग लोप तो विकल्प से होता है, पक्ष में क्या हो जाएगा, वासरी से विसर्ग होगा, और जब वो भी नहीं लगाता सत्व होगा तो विसर्गे सत्वे च त्रैरूप्यम, 3 रूप बनेंगे। लगी कि नहीं लगी पंक्ति? त्रैरूप्यम पढ़ो। पक्ष विसर्गे सत्वे च त्रैरूप्यम, कुल मिला के 3 रूप बन जाएंगे। आप लोगों को पता है कैसे बनता है। चलो आगे बढ़ो। कुप्पो हक्का हप्पो च। देखो एक उप हक्का पोच सूत्र भी हम लोग वहां देख ही लिए हैं। कहाँ पर? अच संधि में, हल संधि में देख लिए, ठीक है ना, देख ही लिए। लेकिन वो भी विसर्ग संबंधी उसका कार्य है, क्योंकि जीवा मूली उपदमानी करता है, किसको करता है? विसर्ग को करता है ना। तो विसर्ग संधि में उसका भी स्मरण कर लिया जाए, ताकि पूरा इसके बाद वाला है, वासरी के बाद वाला है ना। तो चलो वो भी देख रहे हैं। देखो उन्होंने पहले विसर्जनीय से सह लिखा, क्योंकि वो सबसे 35 का था, तो सर परे 36 का था, तो उसके पहले विसर्जनीय से को लिख दिया, फिर सर परे, फिर वासरी, फिर अब वो वस्तुतः सूत्र का व्याख्यान हो गया है, लेकिन फिर भी रख दिया यहाँ पर ताकि एक बार स्मरण हो जाए। और विसर्ग संबंधी है ही, विसर्जनीय से की अनुवृत्ति आई रही विसर्जनीय से सहज, तो विसर्ग संधि में उन सबका नाम लेना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने कर दिया विसर्जनीय से वो क्या कुपोच, तो जानते ही विसर्जनीय से सह से विसर्जनीय से की अनुवृत्ति आ जाती है। विसर्जनीय से अकपौस्तः कुपो हो परयो हो, चात विसर्ग, ये कर दिया ना। और अक अपोस्त मतलब ककार पकार का विधान नहीं कर रहे। अक में जो है वो कि जो जीवा मूली उसका ही विधान, अप में जो उपदमानी उसी का विधान है ना। ये केवल बताने के लिए कि जीवा मूली उपदमानी है, इसलिए न तो विधेय प्रविष्ट हो ककार पकार हो। आया कि नहीं? ये ध्यान रखना। कवर्ग पवर्ग परे रहते विसर्ग को क्रम से क्या होता है, जीवा मूली उपदमानी ही होता है, और चात विसर्गो पे ये कर दिया। इसका अर्थ ये था ना, याद है ना पूरा। चलो अब बैठो, ये नाम ले बता रहे क्या कह रहे। हाँ हाँ 2 रूप बनेंगे, एक वो जीवा मूली वाला और चात विसर्ग करके, विसर्ग वाला विसर्ग भी उसी से हो जाएगा, और कोई से नहीं करना है। बात समझ में आई? अब देखो कह करोति में देखो, यही उदाहरण मैंने आपको उस समय दिया था। किसमें? सर परे विसर्जनीय का ये अपवाद नहीं होगा, क्योंकि कुप्पो कपोच कह करोति में भी लगता है, लेकिन वहां सर परे विसर्जनीय नहीं ना लगता है। अरे कहाँ सर पर अक्षर है, नहीं लगता है, इसलिए वो ये ना प्राप्ति नहीं घटेगा, उसका अपवाद बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। आया कि नहीं आया? चलो ये चालू है क्या? हाँ चलो आया। देखो अभी तो कह करोती है, देखो उसी को आप जानते हैं। कह करोती कौन कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना हम लोग, कौन कर रहा है, ये कौन आवाज कर रहा है? तो कह करोती ऐसा कर दिया। तो कह करोती में देखो किम शब्द से आपको पता है, ये सू लाएंगे कि माँ कह से कह कर दिया, कि कह सू था, सू को रुत्व कर दिया, उसको विसर्ग कर दिया, क्या बन गया? कह करोती, ये स्थिति बनी। अभी स्थिति में कौन सूत्र प्राप्त है, पहले ये बताओ। कुपो कपोचो को छोड़ो, पहले कौन प्राप्त है ये बताओ। वही लगेगा कि भाई विसर्गों को क्या होता है, खर परे रहते सत्व होता है, तो खर पर में है ही तो इसलिए क्या हो जाए, सत्व होने जा रहा था। इसको बात करके कौन लगेगा? वही लग जाएगा सीधे कि भाई क्या जीव कवर्ग अथवा पवर्ग परे रहे, तो कवर्ग पर में है ही, तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को जीवा मूली हो जाएगा, क्योंकि कवर्ग रहेगा तो जीवा मूली, पवर्ग रहेगा तो उपदमानी है। तो चलो कवर्ग पर में इसलिए क्या जीवा मूली कर दो, तो जीवा मूली कर दोगे तो क्या बनेगा?
करोति, और ये चाद विसर्ग भी कर देता है तो विसर्ग करोगे तो क्या बनेगा? बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैंने वो आपको समझा दिया है कि वो कैसे विसर्जनीय से सह का अपवाद होगा, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। क्योंकि वो खर परे रहते लगता है, खर में 13 वर्ण आते, कभी भी वो लग सकता है। लेकिन ये जो है वो आपका केवल कवर्ग पवर्ग, तो आप कहेंगे कवर्ग में भी 10 ठो है, वो ग ख वो, लेकिन वहां विसर्ग ही नहीं मिलता। मैंने बताया था ना, केवल क ख में लगेगा, प फ में लगेगा, यही उसके उदाहरण हो सकते हैं, और कुछ होना नहीं है। तो वहां सब जगह उसकी अवश्य प्राप्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? किसकी? विसर्जनीय से सह की आवश्यकता है। मूर्ख तरीका, किसका अपवाद किसको बना रहे हैं? विसर्जनीय से सह का अपवाद को का बोझ है। हाँ, तो किसकी अवश्य प्राप्ति होगी? विसर्जनीय से सह हाँ, उसकी अवश्य प्राप्ति रहेगी ना, क्योंकि वो खर परे सब जगह लगता है। ये तो केवल क ख प फ परे रहते ही लगता है ना। ग घ ग और उधर ब भ म, ये भी कवर्ग पवर्ग में आते, लेकिन वैसे विसर्ग मिलना नहीं है, ऐसे परे रहते, ठीक है ना। इसीलिए केवल चारों में ही लगता है। तो ये वहाँ ये और ये जहाँ लगेगा वहाँ पर विसर्जनीय से सह की अवश्य प्राप्ति होगी। तो यो विधि आरभ्यते सतः से बाधको भवति पहुँचो, उसका बात करके लग जाएगा तो क्या कर देगा? जीवामूली कर देगा कह करोति, और चाद विसर्ग भी कर देगा कह करोति, ये बन गया। आया कि नहीं आया? यहाँ देखो वासरी इत्यादि किसी की प्राप्ति थी क्या? सर परे विसर्जनीय की? वासरी भी प्राप्त नहीं, वो सर परे विसर्जनीय की। अरे खर तो पर में है ही ना, लेकिन सर परक खर नहीं है, इसलिए भी प्राप्ति नहीं। वो वार्तिक की प्राप्ति है क्या? नहीं। कौन वार्तिक? सर परे खर परे सरी, उसकी प्राप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो खर परक, तो खर पर में है ही, लेकिन सर परक है। खर परे शरीर यहाँ फटाफट, क्या बोल रहे हो तुम मूर्ख तरीका? क्या नहीं है पर में? खर परे खर तो है, लेकिन खर के पर में सर नहीं है। बोलो तुम। सर परक खर पर में नहीं। इधर आओ, अब जल्दी आओ, फटाफट जल्दी आओ ना, इधर समय जाएगा, मुझे दोबारा बुलाओगे पूरा। सर परे विसर्जनीय का क्या था? मैंने कहा था बिल्कुल उसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर भी सर परे, वहां पर भी सर परे, कहा था। क्या बोल रहे हो तुम? अर्थ वार्तिक का क्या स्वरूप बोल रहे हो? सर परे खरी बोला कि नहीं बोला? वो बताया था मैंने, वार्तिक का स्वरूप भूल जाओगे थोड़ी देर में, है ना। आप गधों का मैं जानता हूं ना, वो दिमाग तुरंत भूल जाओगे, इसलिए मैंने क्या बताया था उसको याद रखने के लिए। सर परे विसर्जनीय का उल्टा है। उल्ट सर परे का, वहां जो सूत्र में सर परे खरी का, उसका उल्टा मतलब यहाँ क्या है? खर परे शरीर अविसर्ग लोप वक्तव्य। यही एक तरीका है उस वार्तिक का स्वरूप याद रखने का। और साला दुनिया में कहीं पर चले जाओ, वार्तिक याद ही नहीं रहेगा, कितना रटोगे? घूम जाएगा अक्सर इधर उधर होने में। क्या सर और खर दोनों में रेफ आ रहा है, केवल श और ख का अंतर है, तो दिमाग नहीं चकरा जाएगा। वो सूत्र को याद रखो, सर परे विसर्जनीय, तभी ये बनेगा। उसका उल्टा है, कह रहा हूँ अभी भी। अब गलत कभी भी नहीं होना चाहिए। वार्तिक का स्वरूप क्या है? वार्तिक का स्वरूप खर परे शरीर विसर्ग रूप वक्तव्य है ना। तो क्या होना चाहिए पहले? सर होना चाहिए। हाँ, तो देखो यहाँ कह करोति में क्या पर में है? यहाँ खर पर में। कह करोति में क्या पर में है? विसर्ग के पर में क्या है? अरे विकह करोति में विसर्ग के पर में कौन से वर्ण है? कह करोति में वो क है वो। हाँ, ये वो क है, मूर्ख तरीका। वो क्या ना, वो सर में आता है क्या? वो नहीं। तो कहाँ धींग मुठ हो रहे हो तुम? हैं? क्या नहीं समझ में आया? बोलो, कहाँ समस्या हुई? बोलो चलो, ठीक है ना। अब ध्यान से लो, कह करोति है यहाँ पर विसर्जनीय से सत्व होने जा रहा था, उसको बात करके कुपो अकह पोच के द्वारा जीवा मूली हो गया कह करोति, और चाद विसर्ग भी हो गया कह करोति। ये दो रूप बन गए। यहाँ पर सर परे विसर्जनीय नहीं लगेगा, क्योंकि वो कब लगता है? सर परे विसर्जनीय नहीं लगेगा, कब लगता है? सर पर खर चाहिए। यहाँ खर तो पर में है, लेकिन सर पर खर पर में नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। उसके बाद वासरी भी नहीं लगेगा, क्योंकि सर ही पर में नहीं है। इसके बाद वार्तिक, मैंने पूछा वार्तिक लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या है वार्तिक का स्वरूप? लोपो वक्तव्य, यही वार्तिक का स्वरूप है। वार्तिक कब लगेगा? जब खर परक सर परे रहे तब। सर परक खर परक सर पर में रहे। क्या बोलना चाह रहे हो?
ये मत करो, खर परक सर रहेगा पर में तभी, हाँ तभी लगेगा। यहाँ पर खर परक सर पर में है क्या? यहाँ पर नहीं है। अरे सर ही पर में नहीं, वहीं से रोक देना है। आप लोग खर 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 करने लगे कि खर पर में है, वो कह रहा है कि खर है, वो कह रहा है कि नहीं खर परक सर नहीं है। अरे सर ही नहीं है पागल हो, सर पहले चाहिए, वही नहीं है, बाद में क्या है वो तो बात देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए उसको भी नहीं लगना है, ठीक है। वहाँ सरी जहाँ न लगे वहाँ पर इसकी औकात नहीं लग जाए, क्योंकि वो भी सरी कहता है, ये भी सरी कहता है, ये तो और जोड़ देता, खर परक सर कह देता। तो पहले सरी ही न मिले तो कहाँ खर परक की बात देखेंगे। विसर्ग वो विशेषण में तो बाद में देखेंगे विशेषण घट रहा है कि नहीं घट रहा है, पहले विशेष से तो देख लो कि सरी घट रहा है कि नहीं घट रहा है। आप लोग उधर जा रहे दुनिया के लास्ट में, आया कि नहीं आया, इसलिए वो भी नहीं लगेगा। तो कुप क पोच को ही लगना था, क्या बन गया? कह करोती कह करोती, ये बन गया। चलो पढ़ो अब, कुपो हो क पोच, कह करोती कह करोती, हाँ कह खनती कह खनती। हाँ, ये ख परे वाला दे दिया, कौन खनन कर रहा है, कौन खोद रहा है ना, तो कह खनती। तो इस स्थिति में सब प्रक्रिया वही है, वो विसर्ग तक आ जाना, खर वसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया। इसके बाद अब किसकी प्राप्ति है? कह खनती में विसर्जनीय सह से सत्व होने जा रहा था, खर पर में था, लेकिन उसको अपादत्वाद बात करके कौन लग जाएगा? पोच लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कह कहनती, चाद विसर्ग तो कह खनती, ये बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो वो सब सूत्र नहीं ना लग रहा है, वो सर पर विसर्जनीय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सर पर खर कहता है, तो यहाँ पर खर तो है लेकिन सर पर खर नहीं। ये से उत्तर बोलो तो आए कि हाँ देख साफ साफ आ रहा है, समझ रहा है कि कौन अंश नहीं घट रहा है। खर तो पर में है, लेकिन सर पर खर पर में नहीं है। इतना बोल दो तो अब कुछ पूछना ही नहीं है, इसके पीछे अब कोई प्रश्न बच गया क्या? तो फिर वहाँ सर ही लगेगा क्या? नहीं, सर ही पर में नहीं है, अब वार्तिक की कोई कथा ही नहीं है, सर पर में नहीं है। तो चलिए, तो इसलिए यही हो गया। तो कह खनती कह खनती, ये बन गया। तो क ख वाला उदाहरण दे दिया, प फ वाला दे के खत्म करेंगे इसको। चलो पढ़ो, पचती कह पचती, कौन पका रहा है? कह पचती। तो कह बना लेंगे आप पूरा का पूरा। इसके बाद विसर्जनीय से सत्व प्राप्त था, उसको बात करके कुपो क पोच से क्या हो गया? मानीय हो गया, उपदमानीय हो गया, उपदमानीय हुआ, ठीक है ना। और चाद विसर्ग भी तो कप पचती कह पचती, ये दो ठो रूप बन गए, बने कि नहीं बने, ये ध्यान रखना। यहाँ पर वो सब देखो, सर पर विसर्जनीय प्राप्त है क्या? नहीं है, क्योंकि वो खर सर पर खर कहता है, यहाँ पर खर तो पर में है, लेकिन सर पर अक्षर नहीं है। चलो, और सर पर में है ही नहीं, तो वासरी और वार्तिक की कोई कथा नहीं। चलो, कह पचती बन गया। एक फ वाला दे दो, क्या बताया? कह फलती, कौन फल रहा है, कौन फल फूल रहा है, ऐसा कहे ना, कोई फल रहा हो, मान लो कफ फलती है ना, कि भाई क्या फल रहा है, तो वही तो कफ फलती। तो कह फलती है, तो देखो वहाँ पर भी कह बना लेंगे। आगे क्या है? फ है, तो विसर्जनीय से सह से सत्व प्राप्त था, उसको बात करके लगा दिया कुपो क पोच से, तो क्या बन गया? उपदमानीय हो गया। तो कह कहनती कफ फलती, और जब नहीं जब चाद विसर्ग भी हो जाएगा तो कह फलती। ये तो उदाहरण हो गया। अब आप लोगों को पता चल गया कैसे लगाना, कौन सूत्र लगाना, किस क्रम से, आया कि नहीं आया? पढ़ो आगे क्या कह रहे हैं। सो पदादौ। चलो दूसरा सूत्र आ गया, यहाँ तक का पाठ लगा के आइए, तैयार करके आइए, कल चलेंगे, ठीक। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूद अगरे सरः श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।